ये जितने भी मार्शियल आर्ट्स का कल्चर है, ये चाइनीज़ और जापानीज़ कल्चर में ज़्यादा पॉपुलर है। उन्होंने पूरा ग्लोबल ब्रांड बना दिया इसको। मार्शल आर्ट एक्चुअल में एशिया में जो रूट्स थी वो इंडिया में थी। कलरी पयत नाम से मार्शल आर्ट होती थी, 4000 साल से भी पुरानी। किक और पंच कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्ट्रीट फाइटिंग में? जैसे किक मारी, दूसरा एंगेज्ड है ऊपर अपर बॉडी पे, और वो किक हमेशा खाएगा। मैंने उसको किक मारी बैक पे, ऐसे फ्लाइंग किक। ब्रूस ली बहुत प्योर मार्शल आर्टिस्ट था। लोग उसके बारे में बहुत बुरा भी बोलते हैं कि वो चाइनीज मार्शल आर्ट्स को बाहर ले गया जो मास्टर्स नहीं चाहते थे। इसी को बोलते हैं वॉरियर। वॉरियर का एथिक्स होते हैं, वॉरियर के रूल्स होते हैं, वॉरियर रिस्पेक्टफुल होता है, वॉरियर हम्बल होता है। बेल्ट का सिस्टम होता है स्टार्टिंग फ्रॉम वाइट टू ब्लैक, वो थोड़ा सा समझाइए। बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए यशपाल जी। थैंक यू सो मच। सो लोग जनरली मार्शियल आर्ट समझ कि देख लिया कराटे किड या फिर कोई मूवी देख लिया एंटर द ड्रैगन तो लगता है फाइटिंग समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई बिगिनर आपके सामने खड़ा है, क्या ऐसा सच है जो आप बोलना चाहोगे कि मार्शियल आर्ट्स क्या है? क्या सिर्फ एक लड़ाई का टेक्निक है या इसके पीछे कोई गहरी फिलोसफी है? क्या है? शॉर्ट में बताऊं तो इट्स वॉकिंग ऑन फायर। लोग मूवी देखते हैं और वाह क्या बात है, डोपामिन इफेक्ट पता है ना आपको? हाँ। लोगों के दिमाग में जब मूवी देखे अरे वाह ब्रूस ली आ जाता है, तो वो ब्रूस ली आ जाता है, पर ब्रूस ली की मेहनत किसी को दिखती नहीं है। हम्म। अब वो नहीं पता कि वो वॉक ऑन फायर ऑलरेडी हो चुका है, ही फॉर्ज्ड इन दैट फायर। आज वो इतनी अच्छी किक कर सकता है, और वो एक टेक को 10-10 बार करना पड़ता है। कई ऐसे स्टार्स हैं जो शायद एक टेक में कर देते हैं, पर लाइफ आपको कोई टेक नहीं देती है। आप ये समझ के ब्रूस ली की मूवी देख के अगले दिन लड़ाई करने चले जाओ, पता चल जाएगा रियलिटी। तो हमने ऑलरेडी करी भी हुई है ये, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि भाई मूवी देख के कोई बन नहीं जाता स्टार। दूसरा, सिंपल एंड इजी, वॉकिंग ऑन फायर। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स करेंगे हम, तो भाई वो मार्शल आर्ट की स्ट्रीम अलग है। मार्शल आर्ट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इट्स अबाउट मोर एथिक्स ऑफ अ वॉरियर, नॉट लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन। एथलीट बन रहे हो यार, तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो। ये दोनों में क्या अंतर है एक्चुअली? बहुत बड़ा अंतर है। जिस तरीके से मार्शल आर्ट जब इवॉल्व हुआ, और आज अब मार्शल आर्ट की दो स्ट्रीम बना देते हैं हम लोग। कई लोग बोलते हैं जी हमें तो स्पोर्ट्स करना है। अब हरियाणा में देखो आप, दे आर वॉरियर, पंजाब में वॉरियर है, पर अब आज वो कहाँ रह गए? वो नौकरी के ऊपर कर रह गए कि हाँ जी मुझे तो बॉक्सिंग करनी है तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये लाइफ का सेटलमेंट है। पर रियल मार्शल आर्ट वॉरियर जो है ना, वो नौकरी मिलने के बाद भी या उसको कुछ भी मिल जाएगा ना, वो पूरी जिंदगी समर्पित करेगा मार्शल आर्ट को। और इसी को बोलते हैं वॉरियर। वॉरियर का एथिक्स होते हैं, वॉरियर के रूल्स होते हैं, वॉरियर रिस्पेक्टफुल होता है, वॉरियर हम्बल होता है। ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए क्या लगता है आपको? 1 साल, 2 साल, 5 साल? नहीं, पूरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन, आपका कैरेक्टर चेंज करना, इट विल टेक मोर देन 5 इयर्स एंड यू बिकम अ मार्शल आर्टिस्ट। इट्स लाइक अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स, फार अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स। कई लोग सोचते हैं अरे एमएमए करता हूं मैं तो बड़ा अच्छा वॉरियर हूं, मेरे को तो सारा कुछ आता है। अरे तेरे को कुछ नहीं आता, तूने सिर्फ अभी केज में फाइट करनी सीखी है। जिंदगी की फाइट जब होती है ना, जो लोग थपेड़े खाते हैं आज एमएमए फाइटर सब बनना चाहते हैं, पर असली जिंदगी की जो फाइट है वो एक असली वॉरियर ही जीत सकता है। वो होता है असली मार्शल आर्टिस्ट, असली वॉरियर। नहीं तो स्पोर्ट्स वाले बॉक्सिंग में, जूडो में, यहाँ पे सब में कोई कोई सब्जी बेच रहा, कोई कुछ। अरे भाई अपने जो आपके हालात है उससे तो सुधर लो, फिर आप टीवी में दिखाते हो मैं ये कर रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, डोंट केयर मेरे को सरकार ने दिया या ना दिया, वो क्लास अलग ही है, वो स्पोर्ट्स वाली क्लास है। पर अगर एक मार्शल आर्टिस्ट है ना, वो गरीबी में भी वो जीरो होगा ना, उसके पास जेब में पैसा नहीं होगा, आपको मुक्का मारता हुआ दिख जाएगा कहीं रोड पे, कहीं प्रैक्टिस करता हुआ दिख जाएगा, रनिंग करता हुआ दिख जाएगा। तो ये दोनों क्लास बहुत डिफरेंट है। और मैं बोलता हूँ वॉरियर वही है जो रियल मार्शल आर्टिस्ट है, ना कि एथलीट है। हो सकता है, पर एक और चीज, सॉरी, हो सकता है ऐसा कि वही मार्शल आर्टिस्ट एक एथलीट भी हो, पर एक मार्शल आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी चीज है, उसके बाद एथलीट बन जाओ, यू आर अ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट। जो वॉरियर माइंडसेट जो बोलते हैं वो लाइफ के हर पहलू में ज़रूरी है। देखिए मार्शल आर्ट जब बनाया गया था तो स्पोर्ट्स तक तो ध्यान में था ही नहीं, दिमाग में था ही नहीं कि स्पोर्ट्स होना चाहिए कुछ। दिमाग में था सर्वाइवल।
अब जब दिमाग में सर्वाइवल था, तो अगर मैं आपको इंडिया का ही बोलता हूँ, अगर सर्वाइवल की बात करें और वॉरियर की बात करें, तो उसके एथिक्स, उसके रूल्स, उसके वेपन्स, वो सारी ज़िंदगी के लिए। नॉट जस्ट लाइक आपने किसी ने 2 साल कराटे क्लास कर ली, किसी ने 6 महीने जुजुत्सु कर लिया, किसी ने 1 साल कर लिया, वो मार्शल आर्टिस्ट थोड़ी है। वो सिर्फ फन और हॉबी क्लास है, कर लिया, खत्म हो गया। वॉरियर माइंडसेट ऑलवेज देयर, क्योंकि जब मार्शल आर्ट डेवलप हुआ, दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर सर्वाइवल। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है, कराटे हो गया, जुडो हो गया, अगर किसी आदमी को ये समझना चाहे कि इनमें से कौन सा चूज़ करे, सेल्फ डिफेंस के लिए चूज़ करे या फिर फाइटिंग के लिए चूज़ करे, तो इनमें जो बेसिक फिलोसफी का अंतर है वो क्या है? देखिए, बहुत सारे मार्शल आर्ट हैं। मैं अगर बोलूँ तो इतने मार्शल आर्ट हैं, 100 प्लस हो जाएँगे गिनते-गिनते। कोई छोटे-छोटे हैं, कोई बड़े पॉपुलर नेम्स हैं, कोई नाम तो आपने सुने भी नहीं होंगे। अगर आपको सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक कोच के बारे में देखना है, कोच की प्रोफाइल क्या है। ये जब सारे ही सेल्फ डिफेंस के लिए थे, तो अब ऐसा कैसे हो गया कि बॉक्सिंग बेटर हो गई, जूडो बेकार हो गया, या जुजुत्सु अच्छा हो गया, या एमएमए सुपीरियर हो गया? ये सिर्फ आपका कोच होता है जो सिखाने वाला होता है, दैट विल मेक द डिफरेंस इन यू। कोई भी मार्शल आर्ट खराब नहीं है, किसी को मैं खराब नहीं बोलूंगा। लोग आजकल क्या करते हैं, मार्केटिंग के हिसाब से, आज चल रहा है जित्सु, आज चल रहा है एमएमए, इट विल कम एंड गो। एक टाइम था जब कराटे किड मूवी आती थी तो कराटे चलता था बड़ा तगड़ा, किक बॉक्सिंग चलने लगा थोड़े टाइम बाद, फिर वो डब्ल्यू बोलते हमें सीखना है जी, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। जो जो चीज ट्रेंडिंग आएगी, लोग उसके ऊपर इंक्लाइंड होते जाएंगे। पर एक अच्छा कोच वही है, ढूंढो कोच, मिलेगा। और याद रहे, अगर सेल्फ डिफेंस और वॉरियर बनना है तो एथलीट को अलग रख देना, और अगर एथलीट ही बनना है तो उसके लिए अलग कोच ढूंढना पड़ेगा। ये जितने भी मार्शियल आर्ट्स का कल्चर है, ये चाइनीज़ और जापानीज़ कल्चर में ज़्यादा पॉपुलर है। उन्होंने पूरा ग्लोबल ब्रांड बना दिया इसको, बट इंडिया शायद डिक्लाइन में चला गया है। हमारे जितने भी ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे, चाहे कलरी हो गया, सिलम्बम हो गया, गटका हो गया, ये सारे, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, मार्शल आर्ट एक्चुअल में एशिया में जो रूट्स थी वो इंडिया में थी। कलरी पयत नाम से मार्शल आर्ट होती थी, 4000 साल से भी पुरानी है। ये सबसे पुराना है? एविडेंस है पूरे वर्ल्ड में, हमारे पास एविडेंस है कि ये सबसे पुराना मार्शल आर्ट है वर्ल्ड का। एंड चाइना में भी बोलते हैं कि हमारा ताई ची चुआन या ताई ची और चाइनीज कुंफू भी और पुराना है। आई स्टिल बिलीव जो हमारा कलरी पायत मार्शल आर्ट है इंडिया का, जो केरला में प्रैक्टिस करा जाता था, वो आज भी उससे भी पुराना है, क्योंकि इसका एक जीता जागता सबूत है। शाओलिन टेम्पल सुना होगा आपने जगह, वहां हमारे इंडियन की एक मूर्ति लगी हुई है, किसी को नहीं पता होगा। वो मूर्ति है बौद्धि धर्मा की, हु ट्रेवल्ड फ्रॉम केरला टिल दैट माउंटेन्स एंड देन ही रीच्ड शाओलिन। वहां उन्होंने देखा ये बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं, दे आर सो वीक, मतलब वो मेडिटेशन करते हैं देन सो वीक, मतलब उनको कोई भी आता था, उनको सामान लूट ले गया या उनको अटैक कर दिया। सो told some exercises to them, भाई ये एक्सरसाइज है, that was our some of our yoga, some of our kalari payat, he started teaching them. उसके बाद they become stronger, they could meditate for a longer period as well, the body जो है वो fit हो गई, and then they are able to fight with any weapon मतलब बोलता हूँ तो आप बोलोगे मूवीज में देखा है वो चाइनीज झाड़ू से ही शुरू हो जाते हैं लड़ने, तो शाओलिन वाले। that is kung fu। तो वो अगर रूट्स देखते हैं, अगर आप कलरी पायत का एक्शंस देखोगे और आप कुंफू के एक्शन देखोगे, यू विल रिलेट इट। आई हैव सीन दिस एंड आई से वाओ, दिस इज कलरी पायत, आई कैन सी इट। एंड देन इट वेंट टू जापान, ट्रेड होता था कंट्रीज में, वेंट टू मोर फर्दर इनटू चाइना, कोरिया, इट्स इम्पैक्टेड एज वेल। आई डोंट से कि इट्स द ओनली रूट, बट इट हेल्प्ड इन कॉन्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर स्क्रिप्ट है, प्रॉपर हमारे पास नॉलेज थी, इट वॉज प्रॉपरली मैनेज्ड। एंड इवन कलरी पायत में ऑयल मसाज एंड एवरीथिंग, इट वॉज आयुर्वेदिक। विद ट्रेनिंग ऑफ दैट मार्शल आर्ट वी हैव द हॉस्पिटल काइंड ऑफ रिपेयरिंग एज वेल। चल बेटा कोई बात नहीं, तेरा घुटने में लगी, आ जा, तेरा घुटना आज ठीक करते हैं। दैट वॉज अ कंप्लीट आर्ट। आई विल नॉट से ओनली मार्शल आर्ट। गांव में किसी का सिर दर्द होता है तो आज भी जो कलरी पायत के मास्टर है ना, गुरुजी, उनसे दवाई ली जाती है, एंड दैट वर्क्स। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि जितने भी मार्शल आर्ट है एशिया में, द रूट इज फ्रॉम इंडिया। और हमने क्यों लूज करा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, व्हाई वी आर नॉट दैट। इट्स इंपॉर्टेंट
टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो खुद का जो हमारा इकोनॉमी और हमारी जो खुद की अपनी जो टेरिटरीज हैं, यू सॉ दैट हमारे पास अंग्रेज काफी राज कर गए, देन देयर वाज मुगल्स एंड एवरीथिंग, हाँ, ये सब चीज होता रहा एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड। आज अगर आप गतका देखोगे, इट इज अगेन कलरी पायत, इट्स अनदर फॉर्म ऑफ कलरी पायत। If you see the Rajasthani Marathas, they're fighting, and I've seen those things as well. It's again color. वो ही रूट सारे इंडिया में फैली। अब आज हमने अपने आप ब्रेक ब्रेक कर करके अपनी अपनी आर्ट बनाई, पर कलरी पैथ सीमित रह गया केरला में। और उसके बाद हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। बहुत से रीजंस हैं डेवलप ना कर पाने के, पर जापान ने किस तरीके से कल्चर अपना बना के रखा है, जब चाइना ने कितना प्रिजर्व करके रखा है। प्रिजर्व करके रखा अब यहाँ हम कल्चर के साथ रिलीजन डाल देते हैं, यहाँ सबसे खराब चीज हो जाती है। आज अगर आप बोलोगे कल्चर, पीपल बोलेंगे रिलीजन, दैट्स सो बैड। आज आई एम टॉकिंग अबाउट कलरी पायत। ये कलरी पायत अगर मैं बोलूं तो रामायण में परशुराम जो है, हमारे भगवान परशुराम, वो कलरी पायत के रिप्रेजेंटेटिव थे। ही वॉज अ वॉरियर। Then again, if I talk about Mahabharata, it was there. उसके बाद अभी भी चलता आ रहा है। I don't relate it with हिंदू धर्म, but because यहाँ पर जो है, it's all हमारा इंडिया है। And even आज जो सिख वॉर करते हैं, and I've seen that it is developed, क्योंकि सिख धर्म तो अभी रिसेंटली बोलते हैं 300 ईयर ओल्ड पुराना है, but they have adapted, they have made it, एंड उसी के वेपन आप देखोगे, बहुत सारे कलरी के वेपन सिख धर्म में भी दिख जाएंगे आपको। सो दिस इज हाउ इट इज इम्पैक्टेड होल इंडिया, बट हम उसको यूनाइट नहीं कर पाए। हाँ, बोलते हैं कि ये केरला का है, वहाँ पे थंगथा भी है, थंगथा, एंड इफ यू सी देयर आर मेनी मोर। यूनाइट करना और इकट्ठे रहना, दैट इज व्हाट वी मिस्ड। वेरी ट्रू। नहीं, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं वो कलरी का शोज होता है केरला में, चाहे वो त्रिवेंद्रम में हो गया तो, या फिर वारकला में हो गया, कहीं कहीं होता है, लेकिन वो पूरा इंडिया बोल के, इंडिया का एक एंशिएंट फॉर्म है, वो लोग उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। काइंड ऑफ टूरिस्ट एक्टिविटी बन गया है। यस, इट इज अ टूरिस्ट एक्टिविटी नाउ, बिकॉज हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। अगर आज भी देखोगे, देयर आर ओल्ड मास्टर्स, बहुत ओल्ड, मतलब पुराने पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रही है। तो ग्रैंडफादर, देन उसके बाद आज उनका पोता चला रहा है, उसके बाद उनका सन चलाएगा। बट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन? आज कोई किंग्स तो है नहीं जिनको प्रोटेक्ट करना है। तो किंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कलरी पायत सीखा जाता था, टू मेक वॉरियर्स। और आप इस चीज को हैरान हो जाओगे सुन के कि कलरी पायत को सिखाने की जगह जो होती थी, फाइट करने की जगह छोटी होती थी। क्यों होती थी छोटी? कि भाई लड़ाई करते हुए तेरे पास पीछे जाना ही नहीं है, तुझे आगे जाना है, आगे बढ़ना है, बिकॉज दूसरे को प्रेशर डालना है। तो आज भी अगर एक स्पेशल मेजरमेंट है, सो दैट यू प्रैक्टिस देयर। सो इतने अच्छे वॉरियर बनाते थे, कभी सरेंडर नहीं करते थे, बैकअप नहीं करते थे, वो दूसरे पे प्रेशर मारते थे। मेरे हाथ कट गया तब भी मैं सिखाया हुआ है कि मुझे आगे बढ़ के जाना है, ये नहीं कि मुझे पीछे भागना है। सो दिस इज व्हाट द मेंटेलिटी ऑफ अ वॉरियर, दिस इज व्हाट द मेंटेलिटी, कि आप हार रहे हो तब भी आप हारोगे नहीं, आप सामने प्रेशर बना के रखोगे, दूसरा भाग जाएगा, बोलेगा यार एक हाथ कट गया तब भी लड़ रहा है, और अभी मेरे को कितनी दिक्कत हुई है एक हाथ काटने में, दूसरा भी अभी लड़ रहा है, मुझे भागना चाहिए क्योंकि ये तो मर जाएगा पर मुझे मार देगा। सो दिस काइंड ऑफ वॉरियर माइंडसेट। अब आप सोचो, आज तो है नहीं वो राजा, ना आज वो डायनेस्टीज और ये सब चीजें जो किंगडम्स हैं कि इसको बचाना उसको बचाना, या इसके लिए प्रोटेक्शन देनी, या इनकी सैनिक बनाने हैं। अब आज मार्शल आर्ट ने अनदर रूप ले लिया है। अब गोली चलती है, बम चलता है, ड्रोन चलते हैं। तो पर ये हमारा कल्चर है, हमें बचाना चाहिए। वेरी ट्रू। आपके जर्नी के बारे में बताइए। 8 साल की उम्र में आपने शुरू किया, अभी 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। आपका एज नहीं पूछ रहा हूँ, 30-35 बोल के हाँ जी। लेकिन इतने काइंड ऑफ डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो क्या सिखाया आपको ज़िंदगी में? कुछ डार्केस्ट फेज़ थे? पूरा जर्नी कैसे गया यूएस ओपन तक, स्वीडिश ओपन तक? देखिए, एक ही अचीवमेंट्स? चीज मैं जानता हूँ पूरे मार्शल आर्ट को, अगर क्योंकि किसी को एक्सप्लेन करना हो तो मेरे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आई एम राइटिंग अ बुक ऑल्सो फॉर दिस। हुँ, बट एक चीज मैं समझा देता हूँ, मार्शल आर्ट का 35 साल का एक्सपीरियंस, किसी चीज में मुझे डाल दो, कहीं भगा दो, कहीं कुछ बोल दो मेरे को चैलेंज करने के लिए, आई विल डू इट। इट टीचेस यू नेवर गिव अप स्पिरिट। आपको गिव अप करने नहीं देगा, ये स्पिरिट आपके अंदर आएगी। ये नहीं कि लात मारना, मुक्का मारना। 35 साल से लात मुक्का मारता हूं, अभी तक ठीक नहीं हो रहा। हुँ, प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा। अरे वो ठीक है, मैं बार बार उसको और बेटर करने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये चैलेंज लेता हूँ, कोई और चीज दो, कोई और टारगेट दो, सो दैट आई कैन डू इट। इट्स अ हंगर टू गेट मोर challenges, and also fight
ये नहीं है कि आपको किसी बंदे से लड़नी है, फाइट अपने आप से लड़नी है। हम्म, और जो अपने आप से लड़ना सीख गया वो सबसे बेस्ट पर्सन है, मैं आपको हम्म, बताता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है फाइट योर हैबिट्स। आपके हम्म, खाने की हैबिट्स है, आपकी फिटनेस हैबिट है, आज जिम नहीं जाना, आज ये नहीं करना, चल आज आराम करते हैं, दैट स्पिरिट इज नॉट अ मार्शल आर्टिस्ट स्पिरिट। 35 साल में मैंने यही सीखा है, लग जाओ, हम्म, तोड़ दो, दरवाजा बंद है, दरवाजा तोड़ दो, आई मीन काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। अगर आपको कोई कहीं लग रहा है यार यहाँ से तो वे आउट ही नहीं है, मैं फंस गया, देर आर पीपल हु हैव सुसाइडल टेंडेंसीज, अरे अब तो बस आई एम डन फिनिश। अरे भाई मार्शल आर्ट सीखा नहीं जिंदगी में कभी, कभी गिव अप करने के लिए तो तेरे को बहुत जल्दी है, बट जब आप जब तक सांस चल रही है तब तक आप गिव अप नहीं करोगे। दिस इज व्हाट द एसेंस आई हैव लर्नड 35 years, दैट्स इट। ये जो बेल्ट का सिस्टम होता है स्टार्टिंग फ्रॉम वाइट टू ब्लैक, वो थोड़ा सा समझाइए। टाइम कितना लगता है, जैसे बिगिनर इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट, क्या सफ़र रहता है इसका? देखिए बेल्ट्स आजकल तो हो गया बिजनेस। पहले होता था बेल्ट बताने के लिए कि भैया ये वाइट है ये ब्लैक है, दो ही बेल्ट होती थी पहले। अच्छा। इट इज टेकन फ्रॉम द स्विमर्स इन जापान। जो अच्छा स्विमिंग करता था, बहुत अच्छे लेवल पे होता था, तो उसको ब्लैक कलर का बैंड बाइसेप पे लगा दिया, बेल्ट तो नहीं पहन सकता था, बैंड बना देते थे उसको कि भैया आइडेंटिफाई दिस इज अ गुड स्विमर। सो मास्टर जिगोरो कानो, ही वाज द फाउंडर ऑफ जूडो। तो उन्होंने ये अडेप्ट करा, यार मेरे पास नए स्टूडेंट आते हैं, उनको ये धोबी पछाड़ मार मार के वो उनको धो देते हैं, तो उनका मोटिवेशन तो कुछ है ही नहीं, उनको मैं बड़े हाई लेवल से फाइट करने को मिलता है बिगिनर को, तो बिगिनर गिव अप करते थे। तो उन्होंने सोचा यार मोटिवेशन देना पड़ेगा, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, बोला ब्लैक बेल्ट दे दिया और बोला ये तुम इतने साल से कर रहे हो, यू आर यू आर एक्सपर्ट एट दिस, सो स्टे अवे फ्रॉम द व्हाइट बेल्ट्स हु आर बिगिनर्स हु आर स्टिल लर्निंग। तो दो दो लेवल बना दिए थे। तो जो व्हाइट बेल्ट थे वो ब्लैक बेल्ट्स के साथ नहीं करते थे, और ब्लैक बेल्ट्स को रिस्पेक्ट करते थे, और उनसे सीखना के लिए वो समझ जाते थे कि हाँ ये सिखाने के लिए है, इज माय सीनियर, ही नोस। सो देयर वाज नो ईगोस ऑन इट। या ब्लैक बेल्ट को भी ईगो नहीं होती थी, बोले ठीक है चलेगा। एंड देन अब फिर एक और गैप बना थोड़े टाइम बाद, बोला यार व्हाइट एंड ब्लैक इसके बीच में क्या, तो देन कराटे ने और इसके अंदर बेल्ट्स डाल दी, येलो ऑरेंज ग्रीन बेल्ट। एंड नाउ इट वेंट टू स्कूल्स, किड्स के साथ आ गया। तो किड को, एक बच्चे को या तो व्हाइट बेल्ट दे दो, वो बोर हो जाएगा, अरे यार ब्लैक बेल्ट तो 5-10 साल बाद मिलेगी, तो बस व्हाइट का मैं करूंगा क्या, अचानक ही झटके से व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक से व्हाइट से ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ कि सबको मोटिवेशन के लिए अलग अलग कलर्स डाल दिए कि यार चल ठीक है तेरा चेक पॉइंट ये रहा, तो आज तुम येलो बेल्ट हो। नाउ इट्स सेग्रीगेटेड मोर। इट वाज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट लेवल, it was never achievement. People achieve like, I am a black belt, I am a yellow belt. That is to identify, not to just give an achievement or merit or something. क्या स्किल लेवल आइडेंटिफाई करते हैं? बस स्किल लेवल आइडेंटिफाई। अब आजकल ब्लैक बेल्ट की क्या वो है, अरे तू ब्लैक बेल्ट है, तू तो 5-10 मार देगा इकट्ठे। तो यार वो स्किल लेवल है, तुम 5-10 मारो तो किसी को भी बोल दो आज मेरे पास लड़ाने के लिए भेज दो, 5-10 में से तो शायद ही 2-3 फोड़ पाऊं, शायद ही सारे मेरे को मार दें पकड़ के मिलके। सो इट्स ऑल अबाउट स्किल सेट, इट्स नॉट अबाउट एफिशिएंसी। एंड नाउ अगर मैं आपको बोलता हूँ, देखो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन देयर इज अ स्पोर्ट्स वे एज वेल। कोई लंगड़ों को भी ब्लैक बेल्ट मिल सकती है, जिसके पैर नहीं है, व्हील चेयर पे है, उसको भी ब्लैक बेल्ट मिल सकती है, जिसका हाथ नहीं है उसको ब्लैक बेल्ट मिल सकती है। इट डजंट मीन कि वो उठ के किसी को मार देगा। इट मीन्स द अचीवमेंट, द नॉलेज एंड द लेवल। एंड आई से वॉरियर, वॉरियर डजंट मीन कि बाहर भी लड़ना है, अपने अंदर भी तो लड़ना है। तो दिस इज हाउ इट इज। एंड नाउ मार्शल आर्ट का ये जो मार्शल आर्ट का जो ये था, ये मूव, इसकी वजह से और मार्शल आर्ट्स ने इसको अडेप्ट करना शुरू कर दिया। ताइक्वांडो, कराटे ने तो अडेप्ट कर ही लिया था। अब उसके बाद जितने भी और मार्शल आर्ट आपको मिलते जाएंगे, उसमें सब में ये बेल्ट लेवल्स हैं। एंड दिस इज अ मोटिवेशन लेवल्स, एंड टू आइडेंटिफाई कि ये लेवल है। आपने बचपन में लड़ाई झगड़े किए? बचपन में मैंने लड़ाई झगड़े करे, पर आई ट्राई टू अवॉइड इट, बट साला लड़ाई झगड़ा बीच में आ ही जाता था। क्योंकि मैं बचपन से ही मोटा चश्मा पहन रहा हूँ, अब बुली तो हो जाता था। अब मैं जितना मर्जी अवॉइड करूँ तो लड़ाई तो होनी है। मतलब क्या बोल के बुली करते, चश्मा पहना हुआ है? चश्मा पहने, चोखा बोलते थे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं चोखा, 4 आंखों वाला। सो अच्छा। मुझे बड़ा चिड़ लग जाता था, बिकॉज आई वाज अ किड एंड आज तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं किसी कोई मेरे बच्चे को चढ़ाए ना, मेरे बच्चे को कुछ ना बोले, बुली ना करे। हम रोज बच्चों से पूछते हैं भाई आज कैसा स्कूल में रहा,
सो दैट वी फील लाइक के यार हम तो बुली हो गए, ये ना बुली हो जाए। हम्म, तो उस टाइम बड़ा ये होता था यार, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। मैं ये सोचता था यार इफ यू आर नॉट स्ट्रांग देन ये गिवन अप, खत्म। एंड देन मेरे पास कराटे नहीं थे उस टाइम, मैं सीखता ही नहीं था। हम्म, मैं रोज चश्मे की डंडी ड्यूटी होती थी, फिर मेरी मम्मी यहाँ धागा बांध देती थी, मैं बस ऐसे चलता रहता था। एक दिन देखा, अरे वाह मार्शल आर्ट, स्कूल में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ हम्म, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं ही था स्कूल में। मैंने कहा मुझे यही करना है यार, नॉट टू पीटो बंदा, किसी और को हम्म, पीटने के लिए नहीं, ये अपने आप के लिए सोच रहा था। मेरी आइडेंटिटी तो मैं लॉस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई स्पेक्स, पीपल अंडर एस्टिमेट। हम्म, सो आई थॉट यार थोड़ा आइडेंटिटी बनेगी, कुछ करूंगा, बिकॉज स्टडीज में भी मैं एवरेज हूँ भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैंने मतलब क्योंकि ब्लैक बोर्ड दूर से देखना, ये सब करना, एंड देन गेटिंग बुलीड इन अ स्कूल, सो यू ऑलवेज लैक इन मेनी थिंग्स। तो मुझे लगा यार ठीक है मार्शल आर्ट चलते हैं, एंड आई स्टार्टेड कराटे ट्रेनिंग। हम्म, दिल से करी थी, तो तभी आज यहाँ बैठा हूँ तो सबको बता पा रहा हूँ कि हाँ, जो भी चीज़ करो दिल से करो। तो मैंने दिल से करा, मार्शल आर्ट करा। एंड स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो भी था स्कूल को रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया, और आई वन मेडल्स एज वेल। स्कूल की टीम में लोग आइडेंटिफाई करने लगे, अरे यार ये तो मार्शल आर्टिस्ट है। अब मेरे स्कूल का पीटीआई हम्म, वो इतना हैरान हो गया। मेरे को बताया गया कि स्कूल की तरफ से तुम्हें खेलना है और आपको एक स्कूल में पहुंचना है, हम्म, मैं तुम्हें यहाँ से स्कूल ले जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने आप जाऊंगा। हम्म, तो मैंने उस दिन स्कूल की छुट्टी मारी और मैं वहीं मिल गया स्कूल में उसको। पीटीआई ने मुझे देखा, तू स्कूल में नहीं आया?" मैंने कहा तो मैं यहाँ पर आया हूँ सीधा। तो बोला मैं लेके आता। मैंने कहा नहीं, मेरा इतना एक्साइटमेंट था कि मुझे लगा कि मैं यहीं पे आऊँ, मेरा नाम ना निकल जाए। देन आई वाज लाइक देयर एंड ही कंप्लेंड इन द स्कूल कि भाई ही हैज टू रिप्रेजेंट द स्कूल। वो अपने आप ही पहुंच गया वहाँ। आई वाज सो एक्साइटेड, मैं अपने आप वहाँ पहुँच गया, साइकिल लेके मैं पहुँच गया अपनी यूनिफ़ॉर्म में, एंड देन आई वॉन मेडल फॉर द स्कूल। बड़े खुश हुए, तो अच्छा पहला मेडल लगा। था आपका। मेरा पहला मेडल था एंड दे वर सो हैप्पी। एंड देन धीरे-धीरे मेरे जो पीटीआई सर थे, ही आइडेंटिफाइड मी, बोला चैंपियनशिप है, तू तो छुट्टी मारेगा। मैंने कहा हाँ, आई विल रीच बाय माय सेल्फ, तुम्हें नहीं आना, मैं पहुँच जाऊँगा। एंड देन प्रोफेशनली सीखना शुरू कर दिया। आई वेंट स्कूल में, देखो यार हम सब स्कूल गए। स्कूल में जो सिखाया जाता है ना, सिर्फ नाम मात्र होता है चीज़ें। एक बार तो जब मैं कोच बन गया था तो मेरे को एक स्कूल की प्रिंसिपल ने बुला के बोला, यशपाल तुमने ना 15 मिनट ज़्यादा क्लास करा दी। मैंने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो बोले यशपाल बच्चों को पढ़ना है। मैंने कहा मैम 15 मिनट सिर्फ? बोले हमें ओलंपिक में थोड़ी खिलाना है। तो यार आज स्कूल, मुझे नहीं पता तब से अभी तक स्कूल का कुछ बदला है कि नहीं बदला। हम्म, दे फील लाइक हमें ओलंपिक नहीं सिखाना, हमें तो ये पेरेंट्स से फीस लेने के लिए। और टिक मार्क टास्क है, बस कर लो। तो ये टिक मार्क टास्क टास्क है कि भैया मैं पेरेंट्स से फीस लूंगी तो बताऊंगी तो सही 4 एक्टिविटी चल रही है, पर ये 4 एक्टिविटी कोई स्विमिंग पूल बना देते हैं, कोई कुछ है। आप लग्जरी देखो स्कूल में, हम्म, बैडमिंटन कोर्ट, अरे किसने चैंपियन निकाला, किसने ओलंपियन निकाला? हम्म, 10,000 स्कूल में जाके ना एक ओलंपिक मेडल निकलेगा, स्कूल में भी नहीं जीतता आदमी तो स्कूल के बाद कॉलेज में जाके 18 साल का होता है तब जाके कुछ देखता है। फाउंडेशन वहां बननी चाहिए। वो बच्चा अपने आप सोच लेता है कि यार मुझे ये करना है। फिर उसके मम्मी-पापा उसको डाल देते हैं, जी बाहर तू प्रोफ़ेशनल क्लास में जा, तू फुटबॉल वहाँ सिखाता है, ये कोच के पास जा, तू कराटे इस कोच से सीख। स्कूल पे किसी को ट्रस्ट नहीं है, उनको पता है इन्होंने फीस लेनी है। और अब जैसे मैं स्कूल में सीख रहा था, स्कूल के बाद मुझे भी पता था कि यार स्कूल में इनकी लिमिट है। एंड देन मेरे जो कोच थे, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला यार बाहर उधर ही सीख सकते हैं हम, हम्म, क्योंकि वो 2.5 घंटे की क्लास थी। मैंने कहा 6 घंटे का तो स्कूल है, 2.5 घंटे में सीखता रहूँगा तो पढ़ाई तो होएगी नहीं। तो आई हैव टू टेक आउट माय टाइम। सो आई वेंट आफ्टर स्कूल, जो क्लास होती है, वहाँ पर सीखा मैंने। एंड चैलेंज तो थे, बट कर लिया कैसे भी। स्ट्रीट फाइटिंग टेक्निक्स, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए आजकल स्ट्रीट में ज़्यादा सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है आजकल। तो स्ट्रीट फाइट और स्पोर्ट्स फाइट में डिफरेंस क्या है? और पहला 5 मिनट मान लो आपको कोई अटैक कर रहा है स्ट्रीट पे, कॉलर पकड़ लिया आपका, तो क्या करना चाहिए हमको? देखिए स्ट्रीट फाइट और स्पोर्ट्स फाइट बहुत डिफरेंट है। जो स्पोर्ट्स में बोला जाएगा कि यार ये रूल्स हैं तुम्हारे, यहाँ नहीं मारना, हम्म, बस अब समझ लेना, यहाँ नहीं मारना। अब स्ट्रीट फाइट में वहीं मारना है। हम्म, बोला जी अब आप देख लो, आईज में नहीं मार सकते स्पोर्ट्स में, हम्म, नोज नोज है, थ्रोट है, ग्रोइन है, तो वहां बोल देंगे ये यहाँ तो फाउल है जी। और वो ग्रोइन गार्ड पहन के आएगा, भाई गलती से भी लग गया तो मेरे गार्ड्स मुझे बचा लेगा। हम्म, तब अब आप स्ट्रीट फाइट में आ जाओ, अब यही करना है बस, जो मना करा था उसमें और वही मारना है। बाकी मुक्के मारने, लात मारने, वो आपकी मर्जी है। बट ऑलवेज रिमेंबर 3 थिंग्स ऐसे है: आइस,
थ्रोट एंड ग्रोइन, हम्म, ये 3 चीजें बचाना है इन तीनों हमेशा को। मारना है। इस पे बचाना तो दूसरे को पता होगा तो ठीक है मार देगा, पर ये ही मारना है, आपको हम्म, मारना है तो बचाना जरूरी है। देखो, एक मेरे को आजकल मैंने देखा है सेल्फ डिफेंस कोच आजकल क्या करते हैं, अग्रेशन सिखाते हैं, बोले जाओ और मार दो, पहले कोई तुम्हें पहले मारे, अब उससे पहले उसको मार दो। बट मैं यहाँ थोड़ा डिफरेंट हूँ, हो सकता है मेरा सिखाया हुआ बंदा पिट भी जाए पर मैं यहाँ बोलता हूँ यार थोड़ा एनालाइज कर लो, थोड़ा देख लो, 5-10 सेकंड दो, उसके बाद लड़ना है। हम्म, बिकॉज हो सकता है आपको नहीं लड़ना है, जरूरी नहीं है किसी ने तुम्हें गाली दे दी और उसके झापड़ शुरू कर दो। यू हैव टू सी अवॉइड इट, मैक्सिमम चांसेस यू हैव टू अवॉइड इट। इट्स नॉट लाइक ऑलवेज यू गो अग्रेसिव एंड फियर, फियर आ जाएगा, आप अग्रेसिव हो जाओगे और रॉन्ग मूव करोगे। सबसे पहले फियरलेस होना है, कुछ भी चीज हो गई है, यू हैव टू बी लाइक कंफर्टेबल, लाइक अब मैं कभी लड़ाई होती ना, मैं ही सोचता हूँ बड़ा सिंपल कर लो इसको, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, टांग तोड़ देगा, मार देगा। पर एक बात बताता हूँ, जब टांग तोड़े कुछ करे, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो नेवर गिव अप वाली स्पिरिट होती है ना, जो जिसमें जो पीछे ही पड़ गया तो पीछे पड़ गया बस, उससे सबको डर लगता है, माइंडसेट से डर लगता है सबको, आदमी से नहीं डर लगता। बॉडी बिल्डर ले आओ, 2 लाओ 3 लाओ, बोलो मुझे मारे, मेरे को बस आंख में नहीं मारे, ग्रोइन पे नहीं मारे, खड़ा रहूंगा मैं, ठीक है। पर उसके बाद मैं बोलूंगा मेरी बारी, क्योंकि मेरी बॉडी तो कंडीशनड है, शायद वो खा सके ना खा पाए, थाई पे किक, कहीं पेट पे पंच, कुछ भी मारे। अब मैं बोलूंगा मेरी बारी, अब फियर आएगा ना, यार इसको तो मारने से तो कुछ हुआ नहीं, अब मेरी बारी। बस सबको फियर होता है माइंड सेट से, कभी बॉडी से कभी फियर नहीं हुआ। जो बॉडी देख के डरता है वो वैसे ही दब्बू हो गया है। आपका माइंड सेट होना चाहिए। आप देखा पतला सा आदमी जाता है, आप बीच में शोर मचा, हट जाओ सारे, सब साइड हो जाते, सब देखते हैं, अरे भाई क्या कॉन्फिडेंस, अंदर वही कॉन्फिडेंस, करेज होता है। करेज हो गई अंदर, आप सीधा घुस जाओ अंदर भीड़ में, सब कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं रुकेगा, सब साइड हो जाओ। सो दिस इज माइंड सेट, फियरलेस। मेरे घर में अगर कोई आ जाए, समझ लो चोर आ गया मेरे घर में, 5 चोर आ गए, मैं अकेला बैठा हूं, अब माइंडसेट पता क्या है, घर छोड़ के भाग जाओगे? नहीं भागोगे। नहीं बाबा। मेरा घर है भाई, मेरा घर है, आई विल होल्ड द ग्राउंड, फियरलेस मैं हूं अभी, मेरा माइंडसेट है, यू आर इनटू माय हाउस। पुलिस को फोन करोगे? यस ऑफ कोर्स। शोर मचाओगे, पड़ोसी बुलाओगे, ये थोड़ी कि जाते बेवकूफी की तरह मारना पीटना शुरू कर दोगे, बट यू विल डू ऑल द राइट एक्शंस। अब यही चीज आपको सड़क पे मिल जाए, सड़क पे तो कोई भी पगला मिल जाएगा ना। पगला मिल जाएगा, पर चोर, आप चोर ज्यादा ज्यादा डेंजरस है यार, मार भी सकते हैं, हथियार भी है उनके पास, उनके पास सब कुछ होता है। अब सड़क पे बाई चांस आपकी तू में हो गई, रोड रेज में हो गई, गाड़ी में से 4 लोग निकला है, अब क्या हुआ? माइंडसेट है, वो माइंडसेट जो मेरा घर है वो वाला माइंडसेट चेंज हो गया। अब यहाँ पर ईगो पे फाइट आ रही है, ईगो वाली फाइट कभी नहीं जीतोगे, सर्वाइवल वाली फाइट जीतोगे हमेशा, सर्वाइवल वाली। सर्वाइवल वाली में तो आर्मी वाले जो हैं, जितने भी मोस्टली देखते हो परमवीर चक्र और ये सब है, जितने भी जीतते हैं, उनके अंदर एक देश की भावना होती है और दूसरी होती है सर्वाइवल की भावना। आज मैं सबको मार दूंगा साला, देखी जाएगी, मुझे जीना है, मेरा परिवार है, मेरा देश है। पर जो डरता है ना, उसकी पड़ती है गोली पहले, उसको लगती पहले, कि वो छुपा रहे, पीछे रहे, दे विल नेवर कम। बट ठीक है, इट्स ऑलवेज देयर कि हाँ डरने वाला बच भी जाता है। पर इंपॉर्टेंट यही है कि भाई माइंडसेट, बस आप परिवार के लिए लड़ रहे हो, आपका माइंडसेट डिफरेंट है, और अगर आप ईगो के लिए लड़ रहे हो, आपका माइंडसेट डिफरेंट है। आप मेरे बच्चों के लिए मेरे को लड़वा दो, 2 बच्चे मेरे सामने रख दो, बोलो यार ऐसा है, ये शेर खड़ा है, इसको अटैक करना है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी, और एक माँ भी करेगी। आपको पता है जो वाइल्ड लाइफ में अगर आप जाओ, वाइल्ड लाइफ में चाहे वो छोटा सा जानवर हो, बिल्ली भी हो, अपने बच्चे बचाने के लिए आपको मारेगी उल्टा। आपको पता है बिल्ली को तो मार दूंगा, कुत्ता है, हर कोई वही माइंडसेट पे खेलता है। फिर एग्जांपल देता हूँ आपको, टाइगर, भूखा है टाइगर, 4 हिरन दिख गए सामने, अब हिरन तो भाग रहे हैं अपनी जान के लिए, वो पूरा जान लगा के भागेंगे, टाइगर को मिल गया ठीक है, नहीं तो दूसरा सही। एफर्ट किसका ज्यादा होता है इसमें? हिरन, हिरन का 100% ज्यादा होता है। अब वो टाइगर बेचारा भूखा मरेगा तो उसको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऑल माइंडसेट। उसको तो बस पाउंस करना है एक ही बार में। किक और पंच कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है स्ट्रीट फाइटिंग में? देखिए डिपेंड करता है, किक और पंच always depend on circumstances, situations. There are different situations and different circumstances. You are in a congested place, you are in an open place. तो पंच और किक दोनों डिस्ट्रक्टिव है, अच्छे अच्छे है। नाउ यू कैन गेट नॉकआउट फ्रॉम अ किक, यू कैन गेट नॉकआउट फ्रॉम अ पंच। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जब पंच करते हो, अगला कोई हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि ये मुक्का ही मारेगा या थप्पड़ मारेगा। लेग का एक्शन बड़ा
बड़ा बहुत रेयरली एक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड होता है, आप कहाँ से मारोगे अब हमेशा मार्शल आर्ट में कॉम्बिनेशन भी यही रहे हैं कि 2-3 पंच मारे, नीचे से किक मारी, दूसरा एंगेज्ड है ऊपर अपर बॉडी पे, और वो किक हमेशा खाएगा खाएगा, या नीचे से किक मारी पहले और उसके बाद पंच मार दिया। दीज कॉम्बिनेशंस विल आर सो सक्सेसफुल कि दोनों को मिला के मारो, जरूरी नहीं ये ज्यादा अच्छा चलेगा वो ज्यादा अच्छा चलेगा। अगर आपकी हमारी मेरी लड़ाई हो जाए इस टाइम, तो आप अपना मुंह ही बचाओगे, सारे यही देखेंगे, और आप मेरे मुंह पे ही मारोगे। तो ये आप सड़क पे भी देख लेना, कोई किसी को अटैक कर रहा होगा, मुंह पे ही शुरू हो जाएंगे, बॉडी पे कोई नहीं मारेगा, लो बॉडी पे कोई मारेगा नहीं, क्योंकि अब क्या है, फाइट तो ईगो पे आती है, मोस्टली 90% फाइट ईगो पे ही चलती है, ईगो पे ही चलती है। 10% फाइट ही होगी जो सेल्फ डिफेंस और लाइफ लाइफ को बचाने के लिए होंगी। अब वो ईगो में चलेगी तो ये सोचते हैं जिसके जितने थप्पड़ लगेंगे, जिसके जितना मुंह बिगड़ेगा, जिसके मैं कॉलर फाड़ दूंगा, कपड़े फाड़ दूंगा, जब तक मैं जीत रहा हूं, जब तक मैं इसको नीचे नहीं गिरा दूंगा। अब जब सेल्फ डिफेंस की बात होती है ना, तो आदमी ये सोचता है एक मारो और ये साला नीचे मरे, नीचे गिरे। अब क्या होगा, अब आप स्ट्रीट फाइट पे जाओ, वापस कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं बाहर, कपड़े फाड़ रहे हैं, एक ने भी आंख में उंगली मारी, फाइट उसी टाइम रुक जाएगी। एक ने भी ग्रोइन पे लात मारी, धड़म, फाइट उसी टाइम रुक जाएगी। एक ने भी गर्दन पे मारा, धड़म, फाइट उसी टाइम रुक जाएगी। असली फाइटर वो भी होते हैं जो सड़क पे लड़ाई तो हो रही है, दबा दब दबा दब, डंडा आया, ईंट आई, हाथ आई, गमला आया, कुछ भी आया, उसी से लड़ाई हो रही है, वो होती है असली फाइट। उसे पता चल जाता है कि भैया ऐसा है, कुटाई होगी, रियल देखी जाएगी, फाइट। रियल फाइट है वही। बाकी जो मुक्का मुक्का लात इधर उधर, जफ्फी पा के कोई एकदम ऐसे, जफ्फी मतलब हमारे पंजाबी में बोलते हैं, ऐसे पकड़ के एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ लिए, ऐसे कर रही है, ये कोई लड़ाई नहीं, वो ईगो है, थोड़ी देर में आप शांत करवा सकते हो, पर जब लाइफ की फाइट होती है ना, वो शांत नहीं होती जल्दी। ये नॉकआउट पॉइंट जो बोलते हैं कि कहीं पे एक जगह पे मार दो बॉडी पे पर नॉकआउट, या फिर आदमी यस ढेर हो जाते हैं, तो उसका क्या टेक्निक है, सीखना पड़ता यस, है? इसको बोलते हैं द डेथ पंच। और द डेथ पंच इज नॉट द पंच विच वी लर्न इन बॉक्सिंग, विच वी लर्न इन अदर मार्शल आर्ट। मुझे लगता है कि कराटे में देयर इज जापानीज मार्शल आर्ट्स में डेथ पंच है, एंड इट इज बड़ा रेयर कंडीशन है जो उस पे अगर हम लोग मिल, वैसी कंडीशन और वैसी पोजीशन होनी चाहिए, तभी आप वो डेथ पंच मार सकते हो, और मारना बड़ा बहुत ही डिफिकल्ट है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर ये जापानीज की जो मार्शल आर्ट है ना, इसने बहुत हेल्प करी थी जापानीज, दे यूज्ड इट एवरीथिंग। अभी मैं सबसे ज़्यादा बोलूँ तो आज भी हमारे मिलिट्री में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलिट्री में ये सिखाया जाता है। हमारे इंडिया में तो उसको बोलते हैं जापानी फांसी। जापानी फांसी आज इंडिया ने इसको अडेप्ट भी करा हुआ है, मिलिट्री मिलिट्री ने। तो जापानी फांसी होती है रेयर नेकेड चोक या गिलेटिन चोक। तो ये गिलेटिन चोक और रेयर नेकेड चोक जापान से ही सबने अडेप्ट करा है। तो आज हम खुद ही अपना नाम ही बोलते हैं जापानी फांसी, पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेयर नेकेड चोक और गिलेटिन चोक। इसमें क्या होता है, आदमी दे कैन किल अ सोल्जर विदाउट एनी वेपन, नाइफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एंड द जापानीज हैज प्रिजर्व दैट थिंग कि हाँ भाई, इसको इस तरीके से सिखाना, इस तरीके से करना है। तो अगर आज भी अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में बड़ा वो गैंग चल रहा है जी, एक गैंग है, क्या नाम है, लूटमार का गैंग चल रहा है, वो रेयर नेकेड चौकी मार रहा है, पकड़ता है पीछे से। अब भाई जो भी जुजुत्सु वाले हैं, मेरे इसकी वजह से बोल देता हूँ मैं, ऐसी पॉडकास्ट की वजह से, जो जुजुत्सु सिखा रहा है भाई दिल्ली में, शक्ल आइडेंटिफाई कर लो, सीसीटीवी में बंदे आए हैं 3-4, वो क्या करते हैं, रेयर नेकेड चौक मारते हैं, थोड़ी देर 8-10 सेकंड रोकते हैं, बंदा बेहोश नीचे गिर जाता है, उसका सामान सारा निकाल लेते हैं, बड़ा पीसफुल सा है, किसी को मुक्का नहीं मारना, कुछ नहीं करना, बंदा बेहोश, थोड़ी देर बंदा होश में आता है, बोला अरे भाई मेरे को 3 लड़कों ने पकड़ा था, एक ने मेरे को रेयर नेकेड चौक लगाई थी, और वो सामान लेके भाग गए। अच्छा, उसको ना खरोच आई, ना मुक्का मारा, ना कुछ, बड़ा पता ही नहीं चला पीछे से लाना, चुपचाप पीछे से लाके रेयर नेकेड चौक मार रहे हैं। तो इसको बचने के लिए भी थोड़ा सा मुझे लगता है जुजुत्सु वाले एक्सपर्ट जो है हमारे दिल्ली में, बचने की सिखाए टेक्निक, और जो जिन्होंने इसको सिखाया उनको पकड़े। और पंचेस के टाइप्स भी होते हैं ना, जैसे अपर कट हो गया, जैब हो गया। तो देखिए, जैब एंड क्रॉस ये हैं लॉन्ग डिस्टेंस पंचेस, अपर कट और हुक ये है क्लोज डिस्टेंस, ये पास से मारे जा सकते हैं, और पास चले गए एल्बो मार सकते हो, एल्बो मार सकते हो, नी मार सकते हो, और पास आ गए फाइटर के, किसी के और पास आ गए, तो आपको ग्रैपलिंग की जरूरत है, क्लिंचिंग की जरूरत है, सो दैट यू कैन डिसेबल समवन। अब अगर बंदा और थोड़ा सा पावरफुल है और आपको परेशान कर रहा है, लगता है यार ये कंट्रोल नहीं आ रहा मेरे से, देन यू शुड नो द टेक डाउन्स, बंदे को गिरा लेना नीचे। अब अपना वेट ऊपर है, वो बंदा नीचे, एंड नाउ अब अगर थोड़ा सा हो पा रहा है तो ठीक है, वरना
ground control. So this is how the flow of fight goes. From punches to elbows and knees to the clinch to the takedowns and then the ground control. ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. Yes, and then submission. अब इस बीच में कहीं भी वो माफी मांगने लग जाए, मुक्का खाने के बाद बोले हो गया बस सॉरी यार, और या गिरने के बाद बोल दे अरे अरे बस 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 स्टॉप, ठीक है छोड़ दो, पर सारा थोड़ी करना है. करेक्ट करेक्ट. रियल स्ट्रेंथ अगर किसी को बिल्ड करना है फ्रॉम जीरो, कैसे करना है? देखिए रियल स्ट्रेंथ अगर किसी को बिल्ड करनी है तो सबसे पहले तो देखो स्ट्रेंथ आपको वेट लेनी पड़ेगी, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, टेंडेंस पे काम करना पड़ेगा, मसल पे भी टेंडेंस पे भी काम करना पड़ेगा. ये नहीं होता कि मसल बना लिया मैं, बड़ी बड़ी बॉडी बन गई, अब मैं आई कैन डू अ फाइट. नहीं कर सकते भाई. जैसे कि स्प्रिंटर के कभी लेग देखे आपने, कहीं मोटे मोटे ऐसे लेग, भागता तो बड़ा तेज है, एफिशिएंट है. कभी मैराथन रनर के आपने लेग देखे मोटे मोटे, भाग ही नहीं पाएगा. बल्कि नहीं होता. बल्कि नहीं होते, लीन होते हैं, बट मस्कुलर भी होते हैं. दे वर्क ऑन टेंडेंस, जो कि एकदम इम्पैक्ट एकदम स्प्रिंट करना है, आई नीड टेंडेंस मसल्स एज वेल. बट सबसे इंपॉर्टेंट है मार्शल आर्टिस्ट के लिए, अगर आप एक स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहते हो, वर्क ऑन द टेंडेंस. दैट विल improve your martial art. Muscle will support you, it will get the tolerance level for you. But if you want to be like doing a punch, fast moves, that time you don't need a bulky body, you don't need too much muscles. So weight training होनी चाहिए, साथ में आपकी कार्डियो ट्रेनिंग होनी चाहिए. एंड अभी जो ट्रेंडिंग चेंज हुआ है, बहुत ट्रेंड चेंज हुआ है लास्ट 10 साल से, कि मिक्स मार्शल आर्ट में आपको अगर ट्रेनिंग करना है तो देन यू हैव टू कीप डूइंग द रिपीटिंग द सेम मूव. बार बार रिपीट करो मूव को, 5-5 10-10 घंटे भागना नहीं, 10-10 घंटे वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, बंदे नहीं उठा उठा के करने, इधर उधर जाने. आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है. अगर आपको रोज बंदे को उठा के फेंकने की, आपको अगर लगता है कि मुझे किसी को उठा के फेंकना है, मेरा सबसे फेवरेट मूव है, तो उसी की प्रैक्टिस करो बार 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 बार. योर कार्डियो इज दैट. अच्छा. ये नहीं है कार्डियो आपको रनिंग करना अलग से, बर्पीस करते रहो, ये करते रहो. फाइट ही करनी है ना. You should have a good cardio. Then same action should be repeated again and again. Or similar actions could be repeated again and again. You can be a great martial artist. आपका वो मूव कोई तोड़ ही नहीं सकता. तो आपने वो सुनी है ना, एक कहावत बोलते हैं ना, I don't fear about 1000 moves you have learned. I fear one move you have practiced 10,000 times. वो वही है. मैं उठा उठा के पटकता रहूंगा, 10,000 बार पटक दूंगा किसी को. अब मेरे पास सारे डिफरेंट सिनेरियोज हैं कैसे उठा के पटकना है. तुम आओ, मेरी वही फेवरेट मूव है, फटाक फिर मारूंगा, फिर मारूंगा, फिर मारूंगा, फिर मारूंगा. दिस यही वाली चीज जो है मेरे साथ हो चुकी है. एक बार मैं अपने स्टूडेंट को बोलता था, वो ना बैक पे किक बहुत मारते थे. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू नहीं मार सकता, ये अच्छा प्लेयर है. उसने बोला सर मैं इसी को मार सकूं. मैंने कहा यार तुम यू लूज द फाइट. ही डिड एंड ही थ्रो अगेन द सेम किक, वही परफेक्ट किक. एंड आई सेड यार ये नहीं मार सकता तो इसको. बोला नहीं मैं मार के दिखाऊंगा. ही डिड. पूरा मैच उसी से जीत गया, बिकॉज ही वांटेड टू शो मी दैट ही इज हिज फेवरेट किक. मेरे को दूसरी चीज मत कराओ. आई वाज इंस्ट्रक्टिंग हिम टू डू समथिंग एल्स, बट ही डिड एंड ही वॉन द मैच. एंड आई हैव सीन दिस लाइव, सो आई थॉट नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव, जो चीज आपकी फेवरेट है, जो चीज में आप स्ट्रांग हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए. उसी को करो, उसी को प्रैक्टिस करो, मेक इट बेस्ट. ऐसा ब्रह्मास्त्र बना दो उसका कि आदमी आपके सामने आए तो बोले यार ये पोजीशन इसको नहीं देनी है, क्योंकि ये मेरा कुत्ता बनाएगा. तो यही डिफरेंस है जिम मसल्स और फाइट रेडी मसल्स में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग होता है कि यस मैं जिम कर रहा हूँ या फिर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग कर रहा हूँ एक फाइटर के लिए. देखिए जिम वाले पर्सन को और एक फाइटर को अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, तो जिम वाला बंदा जो है ना, वो रोज अपने साइज के लिए काम कर रहा होगा. बड़े रेयर है, मैं बोलता हूँ जेनजी में जितने हैं, वो सारे मसल ही बनाने आते हैं जिम में. उनको ये लगता है आई शुड लुक गुड, बट एक्चुअल फिटनेस इज योर कार्डियो फिटनेस. पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस. वो सोचते हैं हम जिम बनाएंगे इतने बड़े बड़े, जब तक डोले नहीं होते मेरी फिटनेस नहीं आएगी. अरे एक्चुअल फिटनेस आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है प्लस योर कार्डियो सिस्टम है, आपके लंग्स एंड योर हार्ट, दैट्स योर फिटनेस. उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है. अब यहां पर आ जाओ फाइटर पे, जो मार्शल आर्टिस्ट है. मार्शल आर्टिस्ट का स्क्रैच पे पहले दिन से ही फोकस होता है, मेरे को लड़ना है. पहले दिन से फोकस होता है. एक बंदा सोच रहा है फोकस करेगा मेरे को बल्कि बनना है, दूसरा बंदा बोलता है मुझे लड़ना है. अब आप दोनों के मोटिव देख लो क्या है.
जिम वाले को बोल दोगे यार तू लड़ने के लिए कर रहा है, वो नहीं लड़ेगा ही नहीं, लड़ने के लिए नहीं है वो दिखाने के लिए है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना तो मुझे लगता है बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट है। वो ये माइंडसेट डिफरेंट है, ये माइंडसेट डिफरेंट है। अब आप इन दोनों को बोलो एट द एंड 5 साल बाद दोनों में लड़ाई कराओ, 5 साल बाद कौन जीतेगा बताओ? ये फाइटर ही जीतेगा। फाइटर ही जीतेगा। 5 साल से वो यही विजुअलाइज कर रहा है। 5 साल से तुम वो विजुअलाइज कर रहे हो कि मुझे तो ये बनना है। तो यार कई लोगों ने एक दो मैंने देखे इंस्टाग्राम पे, लोगों ने वो बोल दिया अरे मेरे पास 2-3 फाइटर ले आओ, मैं उनको मार दूंगा। अरे कैसे मार देगा भाई? तो उनका माइंडसेट ही डिफरेंट है, तुम्हारा माइंडसेट डिफरेंट है। वो ट्रेनिंग ही पहले दिन से लड़ने के लिए कर रहे हैं। कुत्ता बनाएंगे मार मार के, सब बुरा हाल कर देंगे। वो जिस तरीके से किसी ने बोला कि शायद उनको फ्लाइट वापस नहीं जाने दूंगा मैं, ऐसा कुछ करके किसी ने बोला था, बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हुआ था। बट इट हर्टेड द एमएमए कम्युनिटी, बिकॉज एमएमए कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, जिम वाली कम्युनिटी बहुत बड़ी है। हम उनके साथ कमेंट और इन सब में कम्पीट नहीं कर सकते, पर हम सच बताओ तो फाइट करा दो, ये छोटी सी कम्युनिटी का एक एक बच्चा भी चिपका देगा किसी को। तो ये इसमें सोशल मीडिया पे वॉर चली, बट लेटर ऑन वो लोग बड़े सपोर्ट है कि यार जिम वाले ज्यादा हैं, तो ये फाइट करने वाले जो है ना लोग, ये फोकस अलग है इनका। वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ज्यादा, जो जिम जाते हैं, उनको वो दिखाना है, फोटो में डालनी है रोज। हमारे वाले फोटो नहीं डालते, टूटा रियल टूटी वॉरियर्स। फोटो डालेगा, यहाँ से सूज रहा है, यहाँ से ये हो रहा है। कौन सी लड़की आएगी बोलेगा अरे वाह क्या बात है, क्या बॉडी है? बॉडी नहीं, शक्ल बिगड़ गई है बेचारे की, कहीं इधर कट लगा है, कहीं इधर किधर से सूजा हुआ है। अब भाई ये इसलिए नहीं करते हैं, इनको दिखाना नहीं किसी को, ये अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए फाइट कर रहे हैं। जो एमएमए फाइटर पड़े हुए हैं ना आजकल, जितने भी जिम्स में पड़े हैं, उनका ड्रीम है कंट्री को रिप्रेजेंट करना। इनका ड्रीम क्या है? कंट्री को रिप्रेजेंट करना। कुछ ही होंगे इनमें से एथलीट, एंड रिस्पेक्ट टू देम दोज who represent the country, go to the gym and then बॉडी clean बिल्डिंग। है, clean भी है। It's not like के टीके टीके लगा टीके लगा के तुम चले गए। एंड दे आर सो क्लीन। जो एथलीट है ना इंडिया के बॉडी बिल्डर एथलीट्स है जो क्लीन है, मेरी फुल रिस्पेक्ट है उनको, उनके लिए तो मेरे लिए बिल्कुल, मैं बोलता हूँ यार फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज यू आर द सेम फील्ड। अब यहाँ पर आ गया तो माइंड सेट ये है कि जो फाइटर्स हैं, जो वेट कर रहे हैं कि हमारी कब फाइट आएगी, कब हमें मिलेगी फाइट, कब हमारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि दे स्टिल वांट टू रिप्रेजेंट कंट्री। कहीं इंटरनेशनल लेवल पे एमएमए का मिल जाए उनको मौका तो वो नहीं छोड़ेंगे। उनकी ट्रेनिंग वैसी है, उनकी बॉडी देखो आप, उनके सिक्स पैक नजर आ जाएंगे सबके, लीन एकदम, बिल्कुल फैट कट करा हुआ है। एंड इवन माइंडसेट, देसी माइंडसेट है बिल्कुल। फाइटर पता है कौन बनता है? वो फाइटर जो शहरों में है ना, शहर शहर से फाइटर नहीं बनता, गांव से ही। गांव से भी नहीं, परिस्थितियों में फाइटर बनाते हैं। अच्छा। गांव की परिस्थितियां ऐसी हैं, लग्जरी नहीं है। अब आप हमारे, मैं अपने बच्चे खुद बोल दूंगा, मेरे बच्चों को ऐसे लग्जरी है, नहीं बन सकते फाइटर। उनको दे रखा सब कुछ, उनका स्ट्रगल ही नहीं है, खत्म है स्ट्रगल तो। अब उनको बोलो भैया ऐसा है, खेत में काम कर, स्ट्रांग तो बनेगा ना। अगर मैं खेत में काम कर रहा हूँ, मेरा बच्चा भी वैसा स्ट्रांग आएगा, मेरे जीन्स है, क्योंकि वही सेम मस्कुलर बॉडी है, सब वही। आगे मैं उसको भी यही बोलूंगा, यही कर। तो वो फाउंडेशन आ गई। अब वो फाउंडेशन को आगे कहाँ ले जाना है? अब माइंडसेट ये है कि भैया खोने को तो कुछ है नहीं, पाने को सब कुछ है। खोने को कुछ है नहीं, पाने को सब कुछ है। और यहाँ पर अपने शहर में जिनमें हम बच्चों को लग्जरी दे रखी है, उनके लिए खोने के लिए सब कुछ है, पाने को कुछ नहीं है। ये है पाने के लिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी मिला हुआ है, जो मिला हुआ है वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, कंफर्ट जोन में है। जो पेरेंट अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में डाल देगा, वो ये समझ लेना ये वॉरियर कम और दब्बू ज्यादा बनेगा। लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्कूल जाते थे साइकिल पे, 5-6 किलोमीटर स्कूल होता था। आज हम 5-6 किलोमीटर के लिए अपने बच्चे को गाड़ी में बैठाते हैं और छोड़ के आते हैं, क्योंकि रोड सेफ नहीं है। हमें लगता है कि यार ये साइकिल में जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। अब आजकल तो तुमने देख ही लिया, आजकल 2-3 केस हो चुके हैं रोड में। किसी को बाइक वाला क्या, स्कॉर्पियो वाला सब उड़ा रहे हैं, कोई थार में उड़ा कोई स्पोर्ट्स वाली गाड़ी ले ली किसी ने, वो भी इररिस्पॉन्सिबल वे में चला रहे हैं। तो माहौल भी ऐसा हो गया है। पर गाँव का माहौल आज भी ऐसा ही है। वहाँ स्पोर्ट्स कार नहीं चलती, वहाँ सड़क पे लोग सड़क पे दौड़ते हैं। आप कभी भी हरियाणा निकल जाओ, सुबह-सुबह 4 बजे दिल्ली से हरियाणा के अंदर आप एक एंट्री मारोगे, तो आपको सड़क पे दौड़ते बच्चे मिल जाएँगे विद दैट फुल अटायर, स्पोर्ट्स के पूरे शूज़ एंड निकर, शॉर्ट्स पहन के वो दौड़ रहे हैं सड़क पे। शहर में नहीं दौड़ सकते। यहाँ भी लग्ज़री भी है, ठीक है, और दूसरा स्पॉइल्ड किड्स भी हैं जो
गाड़ी चढ़ा देंगे। मेरे को तो डर लगता है। तो महिलाओं को क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं, रोड पे हो या फिर गली में हो? आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो टेक्निक, स्ट्रेंथ क्या करना चाहिए उनको, माइंडसेट? देखिए, महिलाओं के लिए ना, मैं क्या बोलूँ, वो मोमबत्ती लेके चले जाएँगे, फिर वो कोई प्रोटेस्ट पे बैठ जाएँगी, वो कुछ और करेंगे। अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी। मेरे पास 20% ही फीमेल है। फिर बोलती है सिचुएशन खराब है जी, बाहर माहौल खराब है। यार 100 में से मेरे 100 स्टूडेंट में से 20 तो वुमेन है। तुम्हें 50 होना चाहिए। तुम जो चीज करनी है वो नहीं कर रहे, तुम मुंह तोड़ो साला किसी का जो तुम्हारे सामने है, तुम मारो साले के घुमा के, तो मैं तुम्हारे को इनाम दिलाऊं भी, तुम्हारे को अपने यहाँ से भी अप्रिशिएट करूं। हाँ, हमारे पास रही हैं ऐसी लड़कियां, स्ट्रॉन्ग लड़कियां हमारे पास। पर जब तुम्हें मोमबत्ती पसंद है, तो 1 दिन की मोमबत्ती का प्रोटेस्ट हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कभी किसी का रेप हो रहा है, कभी किसी का हो रहा है। जो सेल्फ डिफेंस नहीं सीख रही, वो एनजीओ में काम कर रही है, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो लीगल फाइट कर रही है, उनके रिस्पेक्ट करता हूँ। जो और भी एनजीओज में हैं और जो अपलिफ्ट कर रही हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ। पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे कम्युनिटी में अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि और सेल्फ डिफेंस सीखें। मेरे पास ना हो, अपने पास लोकल जो आसपास जितने सेल्फ डिफेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं, अरे कम से कम सीखो। बेसिक सेल्फ डिफेंस जो होता है। मोमबत्ती ले जाने से तुम्हारी प्रोटेस्ट तो बन गई, सक्सेसफुल हो गई, चलो। पर अब तुमने अपने लिए क्या करा? अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। हर एक लड़की को अगर सिचुएशन दिख रही है, इस तरीके से चल रहा है, आज नई रेप की नई डेफिनेशन आ गई है जी। अब ये सब चीजें देख के हम प्रोटेस्ट तो करते रहेंगे, वो फाइट अलग है, वो चलने दो। अपनी फाइट क्या है तुम्हारी? तुमने क्या सीखा? तुमने आज तक क्या कंट्रीब्यूट करा? मैं ये बोलता हूं, अगर आप, एक सिंपल सी थ्योरी बताता हूं, अगर आप गली में जा रहे हो, बहुत सारे कुत्ते हैं, कुत्ते भौंकने शुरू हो गए, अब दिल करता है भाग जाओ, लोग बोलते हैं नहीं, कुत्ता जब भौंकता है भागना नहीं है, रुकना है। राइट? क्यों? कॉन्फिडेंस दिखाना है। बस ये है, अगर आप अगले दिन सेम जगह से जा रहे हो, आपके हाथ में एक डंडा है और कॉन्फिडेंस है, आप प्रोटेक्टेड भी फील करोगे। पर यही मार्शल आर्ट करता है, आपको क्या पता बचाए या ना बचाए, कम से कम आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं मार सकती हूँ, मैं बच सकती हूँ। क्योंकि देखो, इट्स आई सेड इट इज वॉकिंग ऑन फायर। इट इज नॉट लाइक के सीख लिया तो मेरे को आ जाएगा, नहीं सीख लिया तो नहीं आएगा भाई। वॉक ऑन फायर। यू हैव टू compete अ पर्सन। आदमी से लड़ना है भाई, आदमी से लड़ना है। आदमी से कैसे लड़ लोगे तुम? फिजिकली अगर मैं देखूं, बायोलॉजिकली यू आर वीकर देन अ मेल। डोंट डोंट से अंडर एस्टिमेट के जे मैं किसी को भी मार लूंगी, नहीं मार पाएगी। ये नेचर है। फीमेल्स बायोलॉजिकली दे आर वीकर, नेचर ने बनाया है। अब तुम अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाओगी? जिम जाओ, ट्रेनिंग करो, रनिंग करो, क्योंकि सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस तो रनिंग ही है, मैं बोलता हूँ। और दूसरा, अगर आपने रनिंग नहीं करी, जिम नहीं जा रहे हो, फिट नहीं हो या रनिंग नहीं कर सकते, यार मार्शल आर्ट सीख लो। मुक्का मारना सीख ले, कम से कम एक लात मारनी सीख ले कम से कम, के कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ब्लैंक ना हो जाऊं, मैं मारूं। अब क्या होती है, ज्यादातर लड़कियां, ये सबके साथ होता है, जो सुन रही होगी लड़की वो भी बता देता हूं भाई, कोई सिचुएशन आई, ब्लैंक माइंड एकदम, हाँ, डेड एंड। क्योंकि तुमने इसके आगे का रास्ता कभी सोचा ही नहीं। डेड एंड तो तभी आएगा, तुमने सोचा ही नहीं मुझे कोई अटैक कर सकता है। तुम्हें ये लगा दूसरी कोई अटैक करते हैं। वो जो तुम वो रेप पीड़ित है उसके लिए मोमबत्ती जलाने ले जाते हो, ये कर देते हो, वो करते हो। अरे अपने ऊपर भी सोचना है, किसी दिन आपके पास ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करेगी? तो वो डेड एंड बन जाता है, फिर वो ब्लैंक हो जाती है। मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट में जाए, ट्रेनिंग करे, अपने ऊपर ऐसी सिचुएशन सोचे कि कोई मेरे को गर्दन पकड़ लेगा, कोई मेरे को आके खींच के गाड़ी में ले जा रहा है। जो ये सोच चुका होता है ना मेरे साथ कि अगर ये किसी ने ऐसे करा तो मैं मिर्चें डाल दूंगी, किसी ने ऐसे करा मेरे पर्स में पेपर स्प्रे मैं डाल दूंगी। जो सोचता है वो कभी ब्लैंक नहीं होता। और जो सोच के नहीं जाता, रोज घर से निकलता है, अरे वाह ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वो ब्यूटीफुल वर्ल्ड एक दिन ऐसा झटका मारता है ना, जब आदमी के दिमाग में खाली, नहीं, करेक्ट। जीरो। ब्यूटीफुल वर्ल्ड आपको प्रिपेयर नहीं करता रियल लाइफ सिचुएशन के लिए। और क्या? तो इसी पे ऐड करता हूं, और आज से मेरे ख्याल से 12-15 साल पहले एक दिल्ली टाइम्स में एक न्यूज छपी थी, देर आर नो टेकर्स ऑफ सेल्फ डिफेंस। न्यूज आ रही है कि ये रेप हो गया, ये उठा लिया, ये ऐसे हो गया, इस पे अटैक हो गया, इस पे एसिड अटैक हो गया, इसको नाइफ स्टैप कर दिया।
तब भी द कंट्रीब्यूशन एक मार्शल आर्ट क्लास में 10% था फीमेल्स का, पर वॉइस बहुत ज्यादा उठ रही थी। हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये ग्राउंड पे रियलिटी में ये नंबर बढ़ेगा, नंबर अभी बढ़ा है 10 से 20% पिछले 10 साल में। आज 20%, आप किसी मार्शल आर्ट क्लास में चले जाओ, रेयरली 50-50 का रेशो मिलेगा, और जहां 50-50 रेशो हो गया समझ लेना वहां ज्यादा, जहां जिस बैच में ज्यादा लड़कियां होगी ना वो बैच सॉफ्ट हो जाएगा हमारे लिए, ट्रेनिंग के लिए। वो फिर अपने हिसाब से करेंगे, नहीं ऐसे जी ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं, हाई मेरे लग गई। अरे तो लग गई, लड़ने के से लड़ना, खड़ी हो, पैर में दर्द हो रहा है, खड़ी हो, लड़ मार। जब ये एटीट्यूड आएगा तभी उससे ऊपर उठ पाओगे, वरना आप ज्यादातर देखो लड़कियां, आप इंस्टाग्राम पे देखो, कोई मार्शल आर्ट देखने आ जाएगी तो मेरी बड़ी पूरी रिस्पेक्ट है, पर कोई लोग वो डांसर बड़ी सारी आ रही है इंस्टाग्राम पे, फिर वो डांस कर रही हैं, एक कोई ये थोड़े से कपड़े में है, कोई योगा कर रही है, कोई ये सब, सारे उसी को देख रहे हैं। अरे भाई कोई तो आओ, लीड करो, शो द वर्ल्ड दैट वर्ल्ड नीड्स someone who is courageous, someone to lead all women। अब एक वुमेन इन्फ्लुएंसर ने 5 लाख 6 लाख, कोई किसी के मिलियन में फॉलोअर्स हैं, वो क्या कर रही है, डांस कर रही है। अरे भाई कोई, सबको उधर ही जाना है, सबको वो मिलियन फॉलोअर लेने हैं। डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। कोई लीड करे, कोई वुमेन बोले ऐसे सेल्फ डिफेंस है, देयर आर वेरी फ्यू, पीपल डोंट फॉलो देम। पीपल उनको फॉलो करेंगे जो डांस कर रही है, जो ये कर रही है, जो रिक्वायर्ड है वो नहीं है, और फिर प्रोटेस्ट करने हैं, तो कोई फायदा नहीं इसका। अपने लिए पहले काम करो, एंड इवन उनको एम्पावर करो, वुमेन को, दूसरी वुमेन को एम्पावर करो। है कोई ऐसी? हमारे इंडिया में बहुत रेयर है, 2-4-5 मैंने देखी हैं जो कोई सेल्फ डिफेंस मूव दिखा देंगे, उसके बाद नहीं, इंस्पिरेशनल फिगर्स नहीं होते तो वो पॉपुलर और मार्केटिंग बाद में होता नहीं है उसका। इंस्पिरेशन के लिए मुझे पता है ये वाला भी इतना पॉपुलर हो या ना हो, बट मेरा मैसेज जा रहा है। और आज की क्राउड अगर आप देख रहे हो इंस्टाग्राम में जितनी रील्स है ना, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है फीमेल। वुमेन सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई, और वो सारी वुमेन क्या कर रही हैं? बहुत रेयरली कोई आपको मिलेगी कोई इंस्पिरेशन वाली, कोई कुकिंग वाली, या कोई किसी चीज के लिए आवाज उठाने वाली, और बाकी सब तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे जो अननेसेसरी, दैट्स आई कैन कॉल इट एंटरटेनमेंट, दे डू एंटरटेनमेंट, बट वो बहुत सारे हैं, दे आर अर्निंग लैक्स। लोग उसको वो देखने के लिए, पता नहीं क्या कौन सी फोटो देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए दे पे, और फिर वो वीडियो चल रही है। यार कहाँ जा रहा है इंडिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और कहाँ तुम ले जा रही हो, और तुम ये सोचती हो कि कल किसी के साथ ऐसी अनहोनी होती है, कोई केस हो गया कोई वुमेन के लिए, आप उसके खिलाफ भी आवाज उठा दो ना। फिर अब वो रोज डांस का वीडियो आज छोड़ दो, आज उसके लिए आवाज उठाओ जिसके लिए उठानी है तुम्हें। यू आर रियल वुमेन देन। पता चला आज कुछ केस हुआ बहुत बड़ा इंडिया में, ऐसा कुछ हुआ, या कभी अभी रेप की नई डेफिनेशन जो आ गई, आप छोड़ दो डांस आज। यू हैव टू यूनाइट, यू हैव टू से दिस इज नॉट द डेफिनेशन व्हिच वी एक्सपेक्टेड। कल आपके साथ भी हो सकता है ना, सो यू हैव टू बी लाइक दैट। एंटरटेनमेंट के साथ आपको सोसाइटी को, और जितनी वुमेन को आप दे लीड कर रहे हो, जो सोचते हैं कि हमें इसके जैसा बनना है, आप उनको इंस्पायर करो ना। यू हैव टू बिल्ड द कम्युनिटी, यू आर द लीडर। आपको लोगों ने फॉलो करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, डू फॉर सोसाइटी एज वेल। ये बहुत जरूरी है। मैं अब अपने लिए बोलता हूँ कि देखो, सोसाइटी के लिए मैं भी बहुत कुछ करा है, हमने भी कोशिश करी है, सेल्फ डिफेंस के फ्री सेमिनार्स करे हमने, बहुत करे हैं। आज मुझे कोई बुला ले कि सेल्फ डिफेंस का सेमिनार है, आप फ्री कर सकते हो, मैं करूंगा, पर मैं किसी कंपनी के लिए नहीं करूंगा, मैं उन गरीब बच्चों के लिए करूंगा, या एनजीओस के लिए करूंगा जिनके पास फंडिंग नहीं है। आई एम रेडी टू डू। अगर आपको बुलाना चाहो मुझे बुलाओ, मैं जिस दिन फ्री होऊंगा मैं आपका डेडिकेटेडली एक दिन आपको दूंगा, पूरा सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा। पर ये नहीं है कि मेरे पास 30-40 हजार फॉलोअर्स हैं एंड आई एम अर्निंग दैट फॉलोअर्स बिकॉज मैं एंटरटेन करता हूँ। मैं एंटरटेन नहीं, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी, आई वांट टू डू दिस बिकॉज पीपल फॉलो मी, एंड व्हाटएवर आई डू माय एक्शंस विल बी फॉलोड टू एवरी फॉलोअर। नहीं, सही बोला आपने, रॉन्ग काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जिसको बोला जा सकता अनएथिकल बोल सकते हो आप उसको, रॉन्ग नहीं बोल सकते। कर तो सही है वो, गलत तो नहीं है वो। बिकॉज कभी कभी कोई बोलता है यार आज एंटरटेनमेंट लगाते हैं, चलो इंस्टाग्राम चलाओ,
एंड एवरीवन वॉचेस इट। आज कोई डांस कर रही है, अच्छा अरे देख, मैं भी देख लेता हूँ, अरे ये देखो डांस कर रही है यार, ये तो लड़की डांस कर रही है, एंड यू आर लाइक यू शो योर फ्रेंड्स यार कोई लड़की डांस कर रही है। इट्स ओके, इट्स इन नेचर, इट्स अ ह्यूमन नेचर। क्या आप नहीं देखोगे अगर कोई एकदम से कोई सुंदर सी लड़की आपके फोन में आ जाए डांस कर रही है, आप बोलोगे थोड़ा सा डांस देख लेते हैं, हाँ, है ना? वो तो होता है वो लेकिन उनके नज़रिए से देखा जाए तो मेरा पिछला डांस वाला रील में मिलियन व्यूज आए तो मैं सोसाइटी वाले के लिए नेक्स्ट वाला करूँ तो उसमें 100 व्यूज आए तो डांस ही करूँगी। नहीं तो द व्यूज इज एवरीथिंग। टू बिकम पॉपुलर यूल डू एवरीथिंग, बट टू कंट्रीब्यूट बैक टू दैट सोसाइटी। आपको 1 मिलियन लोगों ने फॉलो करा, राइट? बट ऐसे वो 1 मिलियन लोगों ने आपको फॉलो करा है, दे विल सी योर एक्शंस, ठीक है? आप आज भी डांस करोगे, यू आर नॉट मेकिंग अ डिफरेंस, वो 1 मिलियन से थोड़े से और ज्यादा हो जाएंगे। दे वांट टू सी योर डांस एज वेल, बट कंट्रीब्यूट, रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। आज एक इंस्टाग्राम को अगर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स देयर, इंस्टाग्राम इटसेल्फ मुझे लगता है शुड नॉट अप्रिशिएट। अभी आजकल मैं एक और चीज बोलता हूँ, आपने कोई एक वीडियो देखा, इंस्टाग्राम आपको वही वीडियो दिखाएगा, हाँ, अगले भी वीडियो वही आएंगे। वो इको चैम्बर्स। और अगर आपने कोई और वीडियो देखा, वो उसके जैसे दिखाना शुरू कर देगा। नाउ द माइंड सेट इन द सोसाइटी इज गेटिंग सो स्ट्रॉन्ग। अगर आपने, अब आप इसी को एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर आपने एंटी बीजेपी के वीडियो शुरू कर दिए, एंटी गवर्नमेंट की वीडियो शुरू कर दिए, वो एंटी गवर्नमेंट वीडियो ही आएंगे। एंड नाउ स्लोली यू आर बिकमिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और अब अगर आपने कांग्रेस या एंटी, वही आती रहेगी। आपको वही आएंगे। नाउ द माइंड सेट फॉर लास्ट 1 ईयर आई एम लुकिंग एट दोस वीडियोस ओनली। आपको लगेगा अरे भाई वर्ल्ड इज गोना एंड। अब वॉर की वीडियो देखते रहो, 1 साल बाद आपको ऐसा लगेगा यार दुनिया दुनिया बहुत खत्म होने खराब। वाली है यार। मैं गाली देना नहीं चाहता, बोले यार दुनिया खत्म होने वाली है, हाँ? और अगर आप दूसरी तरफ वीडियो देख रहे हो, इजराइल इराक की वीडियो और इसकी हाँ, वॉर्स के देखने लगो, तो आपको लगेगा 1 साल 6 महीने बाद वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, हम सब मरने वाले हैं। एक तरफ आप मोटिवेशन वीडियो देखते रहो, वही आते रहेंगे वही मोटिवेशन। आते रहेंगे। अरे वाह, क्या बात है यार, मैं कुछ, आप कुछ लाइफ में अच्छा कर जाओगे। अब वो रोज एंटरटेनमेंट वाले डांस वीडियो देखते रहो, हम्म। आप क्या बनोगे? यू नो, यू विल ऑलवेज गो ऑन द स्ट्रीट एंड लुक एट द गर्ल द वे you expecting. So it's becoming a mindset for the society. हो सकता है मैं गलत हूँ, 5-10% अच्छे भी हों लोग जैसे मेरे जैसे। नहीं, आपका वर्ल्ड व्यू भी चेंज हो जाता है जब सेम टॉपिक अब सेम माइंडसेट वाले आपका व्यू चेंज हो रहा है ना, व्यू चेंज इंस्टाग्राम हो इज जाए। मेकिंग, इज नॉट मिक्सिंग विद एनीथिंग एल्स। बॉक्स्ड व्यूज। अब बॉक्स्ड हो गए एकदम। अब आप देखो ना, अब आप सोसाइटी में देखो, देर आर सोसाइटी में कुछ इतने लोगों का 50% लोगों का दिमाग एक ही तरफ चलेगा। सो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट। लेफ्ट आधे राइट लोग अब बोलो। 100%, वैसे बोलते हैं कई लोग अंधभक्त, उसी को बोलते हैं अंधभक्त, वो बन गए। हम्म। और यहाँ वो दूसरे भक्त बन गए। अरे भाई सोसाइटी डिवाइड कर रहा है इंस्टाग्राम, अलग बंदों को इधर कर दिया, अलग बंदों को, नाउ यू हैव टू डिफरेंट, मेक इट डिफरेंस, राइट? द लॉजिक शुड चेंज। बहुत उल्टा ही जा रहा है। और एक चीज़ भी है कि जब आपके पास व्यूअर्स फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स रहते हैं तो आपका खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी होना चाहिए कि आप मैसेज क्या दे रहे हो सोसाइटी को। आपने यही देखा होगा, मेरे कुछ वीडियोस होते हैं जहां पर हम्म। मैं कुछ मोटिवेशन बोलता हूँ, उसमें क्यों कम व्यू आते हैं। हम्म। कहीं मैं कुछ ज्यादा बकवास कर दिया फेडरेशन के बारे में, ये सब कर दिया, लोगों की भावनाओं को छेड़ दिया, लोग हाँ यार सही बोल दिया तुमने तो। पोलराइजेशन है तो कंटेंट तो से दे। मैं अब तुम्हारे व्यू को मैं रियलिटी में ला देता हूँ। लॉट ऑफ पीपल जो उनके दिमाग में भरा हुआ है कि यार कोई ये बोल दे और मैंने बोल दिया, पीपल लाइक दैट वीडियो, क्योंकि हिम्मत नहीं है बोलने की खुद की। खुद जाके बोलो, फेडरेशन को जाके बोलो, लोगों को जाके बोलो, गवर्नमेंट को जाके बोलो, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन मैं दे देता हूं तो मेरे फॉलोअर बढ़ जाते हैं। जिस दिन मैं कोई चीज ऐसी मोटिवेशन वाली बोल दूंगा, उस दिन मेरे लाइक कम आएंगे, उस दिन मेरे वो सब कम आएंगे। पर मुझे पता है अगर ये करना है तो ये भी करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरे पास जो फॉलोअर है ना, वो बड़े प्योर एंड बहुत सॉलिड है। दे लाइक मी फ्रॉम द हार्ट, नॉट जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। मार्शियल आर्ट्स के बारे में बात कर रहे तो ब्रूस ली का बात नहीं करे तो रहेगा नहीं। तो ये पूछ रहा था कि ब्रूस ली का क्या योगदान रहा है मार्शियल आर्ट्स की दुनिया में। ब्रूस ली जो था ना, मतलब ही वाज रियल मार्शल आर्टिस्ट।
वो तो स्टार बन गया, वो थोड़ा बाद में हो गया क्योंकि उस टाइम कोई और था भी नहीं देखने में। तो ब्रूस ली बहुत प्योर मार्शल आर्टिस्ट था। लोग उसके बारे में बहुत बुरा भी बोलते हैं कि वो चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स को बाहर ले गया, जो मास्टर्स नहीं चाहते थे। पर ब्रूस ली फिर भी अमेरिका गया एंड देन ही एक्चुअली डिड द बेस्ट। पर अगर हम ट्रेडिशनल वो पुरानी सोच में जाते कि यार इसको मूवीज़ में नहीं जाना चाहिए, ये सब होना नहीं चाहिए था। बट आज हम ब्रूस ली के बारे में नहीं जानते, आज हम कुंग फू के बारे में नहीं जानते। एंड देन ब्रूस ली ने कुंग फू नहीं, उसके बाद जीत कोंडो अपना स्टाइल दिया। बिफोर ही लर्न्ड कुंग फू, लेटर ही डेवलप्ड एज अ जीत कोंडो। ब्रूस ली ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करा पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर कि जिसको कुछ पता ही नहीं था ना मार्शल आर्ट होता क्या है। वो 1980s 70s 60s में लोगों ने मूवीज देख देख के, 80s में भी अगर एंटर द ड्रैगन आया करती थी, 80s में नहीं 90s, हाँ 90s में एंटर द ड्रैगन DD2 चलता था, उसमें आती थी फ्राइडे को, 3 पार्ट में आती थी या 4 पार्ट में, हर फ्राइडे को आधे आधे घंटे की मूवी आती थी। आई वाज वेटिंग फॉर दैट। तो आप समझ रहे हो, आज मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, उस ब्रूस ली से इंस्पायर्ड हूँ, और ऐसे ही ब्रूस ली से इंस्पायर्ड बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड यू विल सी। उसने उस उस इंस्पिरेशन को जन्म दिया जहां पर लोगों ने सोचा यार आई लाइक टू बी। जो अभी मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट करा, उनमें भरत शर्मा जी थे जो कि कराटे फेडरेशन के प्रेसिडेंट है इंडिया के। ही ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रूस ली। बोला मैंने तो उन्हीं को मेरे लाइफ टाइम, आज भी उन्हीं का सबसे जो आइडल है वो इज ब्रूस ली। मेरा भी आइडल ब्रूस ली है, क्योंकि किसी ने भी देखा होगा तो थ्रू दैट टीवी चैनल्स एंड थ्रू दोज मीडिया, जितना ज़्यादा ब्रॉडकास्ट हो पाया उन्होंने उसी को अडेप्ट करा। अगर आप इसी के बाद देखोगे ब्रूस ली के बाद, उसके बाद जो टीवी, जो हॉलीवुड इंडस्ट्री, जो मूवीज थी, उसमें जिस जिस की मूवी बनी, आई मीन कराटे किड बनी, पूरा हाइप्ड हो गया। कराटे किड मूवी की वजह से कराटे इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी वो बच्चे कराटे किड मूवी देखते हैं। कराटे किड ने मूवी ने फिर नहीं छोड़ा, कोबरा काय फिर बनाया, नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रही है। द मीडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक ब्रूस ली was into that media, वो आ गया and then he had created that hype again। आज फिर मीडिया में UFC आ रहा है, it's now again hype of मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट की हाइप है, जुजुत्सु हाइप है। इससे पहले MMA से पहले आया करता था WWE, WWF बोलते थे जिसको। वो आज तक मैं समझ नहीं पाया फेक था रियल था। वो तो फेक ही था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे को नॉलेज है, एक थप्पड़ मार रहे हैं छाती में, जो आवाज ही आनी है, आवाज आती है, लोग पड़ गया। हम जैसे बोले अरे एक मुक्का मारेंगे, साइलेंटली गिर जाएगा, सारी गेम खत्म हो जाएगी, एंटरटेनमेंट फिनिश, टिकट के पैसे दिए वो अलग, और लोग फेंकने लगेंगे बोतलें अंदर। बोला यार ये क्या हो गया। अब हमारा भाई मार्शल आर्ट जो है MMA रियल है, मुक्का लगेगा तो सच में लगेगा। अब जब वो उठा के पटकते थे WWE वाले, इतनी तेज तेज उठा के पटकते थे, आवाज कितनी आती थी। आप देखो वो आवाज पे खेलते थे, बड़े तेज है। कुर्सी है, वो कच्ची सी कुर्सी एल्युमिनियम वाली बना के उसको मार दिया, वो कुर्सी मुड़ गई है। कौन ऐसी लेडर बनाता है जो टूट जाए, जो कुर्सी टूट जाए, और टेबल टूट जाए, टेबल फूट जाए, फिर वो सारे इधर उधर भाग रहे हैं, सब मतलब अफरा तफरी। हाँ, कोई नीचे घुस रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। रॉयल रंबल आ गया जी, सीढ़ी के ऊपर बेल्ट पड़ गया, वो सीढ़ी पे, और वो सीढ़ी से बार बार आदमी गिर रहा है, फिर जब वो हारने वाला होता है बार बार फिर वो उछल जाता है बचने के लिए। तो यार सब कोरियोग्राफ था, सब बेवकूफ बनाया जाता था लोगों को। अब बेवकूफ बनाने के बाद अब रियल आया, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, जिसको आज हम बोलते हैं UFC। जब ये स्टार्ट हुआ तो बोला आ जाओ ना, किसी ने, किसके अंदर दम है लड़ लो आके, जिसने लड़ना है, और इट वाज फॉर रियल। तो लोगों को WWE के बाद लगा यार अब कुछ बढ़िया है। और पता है ये सब चीजें अमेरिका में चलती हैं पहले, उसके बाद ये इंडिया में आ रही हैं। जो अमेरिकन है ना, उनको ब्लड बड़ा पसंद है, खून निकालना, वो अग्रेसिव सा। आप ये देखो MMA, और उसके बाद आगे कई ऐसे रहते हैं कि कैफेज हैं, वो लाइव दिखा रहे हैं, लोग पीपल ड्रिंक एंड वॉच द फाइट्स, अग्रेशन। एंड अगेन ये इंडिया में आ रहा है, इंडिया में धीरे 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 पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और ये अमेरिका में जो जीन्स चली, उसके बाद यहाँ भी आ गई, उसके बाद वहाँ पर WWE चला, यहाँ पर भी आ गया, अब MMA चल गया, वो यहाँ भी आ गया। थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगा, पर इट विल
बी वन ऑफ द सक्सेस। अभी भी अब तो सक्सेस पे है ही है इंडिया में। कितने सारे फाइटर अपने ड्रीम लेके बैठे हैं कि मुझे यूएफसी में लड़ना है। तो इट इज ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मीडिया जो हम देख रहे हैं आज। एंड अगेन बहुत से लोग फाइट करना चाहते हैं एमएमए, और ये करना है, से करना है, बट सारे नहीं खेल पाते। बड़ा सैड रियलिटी है ये। क्योंकि अगर आपने ओलंपिक के लिए खेलना है ना, इंडिया के लिए, वो शायद थोड़ा आसान भी हो जाएगा, पर जो ये लोग बना के बैठते हैं ना, यूएफसी में खेलना है मुझे, जिंदगी घिस जाएगी। यूएफसी में खेलने के लिए सच्चा दिलेर आदमी के अंदर वो जीन्स भी चाहिए, आदमी के अंदर वो विल पावर चाहिए। टूट जाते हैं फाइटर, बहुत सारे फाइटर टूट जाते हैं, अच्छा खेलते हैं, क्या करते हैं, टूटता पता है कैसे फाइटर? फाइनेंशियली टूटता है सबसे पहले। इंडिया है, यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ पहले से सोच के बैठ जाओ कि भाई अगर स्पोर्ट्स में जाना है, तू कुछ करेगा तो तुझे कुछ मिलेगा, वरना तो तू पड़ा रहे, कोने में पड़ा रहे। यही अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर डिस्ट्रिक्ट या कोई छोटा प्रोविंस खेल जाए इंटरनेशनली, कहीं ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ये सब जगह खेल जाए, तो थोड़ा उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। ना जीत मेडल यार, पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एथलीट टूटता है पैसे की वजह से, और दूसरा पता है कैसे टूटता है? फैमिली की वजह से। अगर एक लड़की है तो उसकी शादी हो गई, लड़का है तो उसको भी तोड़ना है तो उसकी शादी कर दो। तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं लड़कों, हमारे यहाँ शादी लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। अब जब शादी हो गई तो अब बस अब दूसरा काम है, यहाँ पर पेरेंट्स पीछे पड़ जाते हैं। शादी इज द एंड गोल। एंड गोल क्या होता है? फिर उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चे फिर उसके बाद जिंदगी का जो चक्कर चलता है वो वहीं रह जाता। उसके बाद सारी ड्रीम वहीं बह जाती हैं, और फिर वो सोचता है मेरा बच्चा कुछ करेगा। कुछ नहीं करेगा बच्चा। तू नहीं कर पाया, बच्चा कैसे करेगा? क्योंकि असली फाइटर वही होता है जो तुम्हारे अपने खुद के जन्म में तुमने सोच लिया था करना है, तो साली एंड तक की लड़ाई करनी है। ये नहीं कि यार मुझे पैसा आके तोड़ देगा, या मेरी फैमिली में ऐसा हो गया तो मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। यार नहीं हो पाएगा तो पहले सोचना था ना, नहीं हो पाएगा। क्यों आया तो फिर करने? जब सोच लिया तो कर ले, एक ही जन्म में, अगला जन्म नहीं आएगा। जो करना है अभी होएगा, या अगला जन्म तो अपने बच्चों में ढूंढेगा। तो तेरे बच्चा को अगर बनना चाह रहा है कि भाई डॉक्टर बनूंगा मैं, तो उसको स्पोर्ट्स में डालने की कोशिश करेगा, करेगा करेगा। अपनी ड्रीम उस पर क्यों लिव कर रहा है? जो करना है एक जन्म है। और अभी भी मैं बोलता हूं, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, गिव योर बेस्ट। ना ही हो रहा, नहीं हो रहा, डोंट रिग्रेट। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी, और ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं है, ये नहीं। ऑलवेज ऑलवेज ट्राई। Fail, you try. You fail, you learn, you try again. You fail, you learn, you try again. This is life. This is life. सक्सेस सबको नहीं मिलता है। कई लोग हाफ वे में रह जाते हैं, कई लोग थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, कई लोग सच में अचीव कर लेते हैं। पर सक्सेसफुल लाइफ वो होती है जो आपको चाह रहा है ना, जो आपको पता है कि मुझे ये करना है, और आप ट्राई करते रहते हो, स्ट्राइव करते रहते हो, आपको दिल में तसल्ली रहती है, आप कर रहे हो। दैट इज सक्सेसफुल लाइफ। ना करो अचीव गोल यार, पर आप करो जो आपको पसंद है। डू योर बेस्ट। आप बोलते हैं ना, चांद पे जाने की कोशिश करो, आधे रास्ते पे तो पहुंचोगे। उड़ान ही नहीं भरी तो धरती पे बैठे हो। करते रहो, पूरी जिंदगी पड़ी रहेगी, ऐसे ही करते रहोगे, सोचते रहोगे राइट टाइम के लिए। कभी नहीं आएगा राइट टाइम। राइट टाइम कभी नहीं आता, राइट टाइम को लाना पड़ता है। राइट अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, राइट अपॉर्चुनिटी के लिए शिकार पे निकलना पड़ता है। ऐसे नहीं आ जाता कि कुछ हो गया, बन गया, चल गया। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ऑलवेज। तो आपका सबसे मेमोरेबल फाइट कौन सा था? मेरे लिए मेमोरेबल फाइट्स अगर मैं बोलूं तो दो बोल देता हूँ। पहला तो मैंने वर्ल्ड चैंपियन से फाइट करी। वो करी थी मैंने 2019 में। नाम क्या था? उसका नाम मुझे याद नहीं। डैनी कुछ नाम था उसका। ही वाज फ्रॉम नीदरलैंड्स। अच्छा। तो वहां का चैंपियन था। जस्ट गॉट रजिस्टर्ड इन द चैंपियनशिप, और उन्होंने बोला यार ऐसा है, योर फाइट जो हमारे ड्रॉज निकलते हैं, आपकी फाइट तो वर्ल्ड चैंपियन के साथ ही है, तो यू वांट टू गिव अप? मैंने कहा क्या? बोला यू वांट टू गिव अप? मैंने कहा नो, व्हाई शुड आई गिव अप? नो, यू आर फाइटिंग विद द वर्ल्ड चैंपियन। देन आई सेड व्हाट्स द प्रॉब्लम? देन देयर वाज माय स्टूडेंट आल्सो। उसने बोला यार सेंसेई, आई एक्चुअली आई एम नॉट अलाउड टू फाइट। मेरी आई के सर्जरी इतनी हो चुकी है। तो मैंने कहा यार, शिखर था उसका नाम। मैंने कहा शिखर, लेट मी फाइट वंस, बस मेरे को एक फाइट करनी है लास्ट अपनी लाइफ की, उसके बाद मैं फाइट नहीं करूंगा। आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट द काताज एंड ऑल।
डॉक्टर ने बोला कि मैं बिल्कुल फाइट नहीं कर सकता, एंड आई फॉट ऑलरेडी इन दिस कंडीशन बिफोर एज वेल। आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ। वी आर इन नीदरलैंड्स। तो अब क्या बोला जी, फाइट करनी है। मैंने कहा ठीक है, आई विल फाइट। एंड दे ऑर्गेनाइजर केम के हाँ यार बैकअप करना है तो कर लो बैकआउट, क्योंकि ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन, ही विल फाइट बहुत अच्छे से, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा 15-20 सेकंड। दैट फाइट went almost 1.30 minutes, मतलब 1.5 मिनट तक फाइट चली। एंड आई फॉट एंड आई took some points, but that was not awarded to me, but it was fine. I was so satisfied to fight and I lost the fight. ये मेरी मेमोरेबल फाइट ये नहीं होती है कि जिसमें आप जीतो वो मेमोरी हो जाती है, जिसमें आप हारो और जिसमें आपको लगा कि देयर इज एन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एंड द सक्सेसफुल ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। आई वांटेड टू फाइट वंस लास्ट टाइम इन माय लाइफ 2019 में, एंड इट वाज एन ऑफिशियल चैंपियनशिप, not just like a normal championship. It was an international championship where there were around 20 countries were there, and all European countries, because Europeans are champions in karate. तो वो मेरी लास्ट फाइट थी एंड मेमोरेबल फाइट थी। दूसरी मेरी मेमोरेबल फाइट ये थी कि वो स्ट्रीट फाइट थी। सो देयर वाज अ गाय हु स्टोल माय फोन एंड आई वाज लाइक चेकिंग, मेरे फोन गायब हो कहाँ, गया। गुड़गांव में? इट वाज इन दिल्ली। तो मैं उस दिन डर भी गया था बहुत ज्यादा, कि मुझे समझ में आया कि यार पावर कितनी होती है मार्शल आर्ट की। तो मेरा फोन गुम हो गया। मैंने देखा यार पास से तो यही गया है आदमी। मैंने उसको बुलाया, इधर आ। मैंने कहा मेरा फोन, वो ही एक्टेड टू बी लाइक मैं तो पागल हूँ। तो मुझे लगा यार नहीं यार ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा नहीं, ये पास से गया, यही बंदा है, इसने मेरा फोन बड़ा तरीके से निकाल लिया जेब से। एंड आई चेक्ड उसकी पॉकेट, सब चेक कर लिया, मेरा फोन नहीं मिला। आई वाज सो सरप्राइज्ड, लाइक अमेज्ड। मैंने कहा यार ये कैसे हो सके। देन माय वन ऑफ माय फ्रेंड एंड स्टूडेंट, ही सॉ लाइक फ्लोर पे ना फोन पड़ा है। बोला सर आपका फ्लोर पे फोन पड़ा है, इसने फेंका अभी। एंड आई होल्ड इट। मैंने कहा अरे मेरा ही फोन है। और मैंने देखा बंदे की तरफ, मैंने एक मुक्का मार दिया ऐसे ही बिना सोचे, कि बिकॉज ही स्टोल माय फोन। वो मुक्का मारा उसने, ही ट्राई टू अटैक मी, एंड वो पागलपन एकदम एक्टिंग थी, वो खत्म हो गया। ही ट्राई टू अटैक मी बैक एंड आई जस्ट ब्लॉक्ड एंड किक ऑन हिज हेड वंस। उसके हेड पे एक किक पड़ी, वेरी कंट्रोल्ड किक। ही फ्लो लाइक दिस, जैसे वो साउथ इंडियन मूवी में नहीं होता ऐसे ऐसे बंदे घूम के गिर रहे हैं, वो एक घूम के गिरा नीचे, धड़ाम। ही डिडंट वेक अप। मैं देख रहा हूँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ओ माय गॉड यू किल्ड समवन। मतलब मेरे को ऐसा इतना मैं अब तो देखता हूँ कि हाँ नॉकआउट होते हैं, मैं उस टाइम बहुत छोटा था। एंड आई थॉट लाइक यू किल्ड समवन। आई वाज शॉक्ड। मुझे लगा ये क्या हो गया, और वो ही वाज नॉक्ड आउट एक्चुअली। मेरे भाई ने मुझे पकड़ा एंड सेड हाँ क्या हो गया, तुमने इसको मार दिया। मैं उसकी तरफ बोला, मैंने कहा मेरा फोन ले जा रहा था, एंड आई सेड लाइक दिस। उसके बाद देखा ही गॉट अप समहाउ, थोड़ा चक्कर चुक्कर आया, ही स्टार्टेड रनिंग। एंड इट वाज अ शादी का माहौल, मतलब बारात थी, बारात में थे हम लोग ऑन द स्ट्रीट। ही वेंट टू दैट, वो घोड़ा था पीछे, उसके पास चला गया, घोड़ी के पास जहाँ मेरा दोस्त घोड़ी पे बैठा हुआ था। एंड बस मैंने वहीं से भागता हुआ देखा, मैंने भाई को छुड़ाया और मैंने भागा, जंप करके मैंने उसको किक मारी बैक पे ऐसे, फ्लाइंग किक। देयर वाज इंटरनेशनल डेलीगेट फ्रॉम कनाडा, ही वाज अ मार्शल आर्टिस्ट एज वेल। ही वाज देयर टू ऑब्जर्व माय स्किल्स एंड आई डिडंट नो कि भाई ये ऐसा हो जाएगा उसके साथ, उसको मैं अपने स्किल ऐसे दिखाऊंगा। वो जंप करके मैंने किक मारी। इट वाज अराउंड मोर देन 25 years. He still remember that kick. बोला I have never seen that kick in my life before. वो जंप मार के मैंने किक मारी, it went so high, उसके उसे गर्दन पे लगी। he went to the horse, घोड़े की टांगों में जाके गिर गया और घोड़ा ही नहीं आ गया। और my friend on the घोड़ी is started abusing her, तेरी बहन की ये वो, तुम साले पी के मेरे यहाँ लड़ाई कर रहे हो। एंड मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आवाज इतनी तेज आ रही है, बाजे की आवाज आ रही है। एंड दैट वाज द वन इंसिडेंट आई रिमेम्बर। एंड दोस्त जो लोग देख रहे थे उनको भी ये ध्यान था कि भाई ये बंदा लुक लाइक के यार ऐसा है, बट इट्स डिफरेंट गाय। आफ्टर दैट दैट कैनेडियन गाय वेंट बैक टू कैनेडा, कंसल्टेड विद द जापानीज मास्टर्स, एंड देन दे अवॉर्डेड मी 4th Dan, like Dan 4 in my karate. Oh, that Dan 4 was that my skill in fighting. अच्छा। गलत आदमी का फोन ले लिया। यस। पर यू नो उस दिन क्या हुआ, मेरा फोन का स्क्रीन टूट गई। आई डिडंट रियलाइज, हो सकता है उसने गिरा है, हो सकता है मैंने मुक्का मार दिया और उसमें टूट गया। अगर कोई बिगनर को, जैसे आप बोल रहे थे कि यूएफसी सीखना हो, तो उसका जर्नी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? पहले कराटे सीखना चाहिए, टाइकोंडो सीखना चाहिए, मतलब कहाँ से शुरुआत करनी ये चाहिए?
बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बिगिनर को अगर यूएफसी में जाना है, कुछ नहीं हम्म, आता, पहले तो भाई तुम्हारी ड्रीम ना आसमान छू रही है, बहुत तगड़ी आसमान में, बहुत मुश्किल है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी से जगा रहा हूँ, समझ लो आसान नहीं है। जितना आसानी से हम बना लेते हैं, ये कर लूंगा, अरे भाई जितने यूएफसी फाइटर्स हैं आप उनके पहले लाइफ देखो, कहाँ से फ्रॉम रैग्स टू रिचेस तो हो जाते हैं, पर वो टिप ऑफ द आइसबर्ग, नीचे देखते नहीं है कि क्या स्ट्रगल थी, ऊपर दिखता है अरे यार ये है बंदा, अंडरग्राउंड देखो उसको, नीचे क्या क्या करा उसने अपने लिए। अब यहाँ इंडिया में यूएफसी खेलना चाहते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन खराब है हमारी। दूसरा नंबर, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, फिर आप आगे आ जाओ, उसके बाद ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के लिए तो लोग हमारे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं करते, बोलते हैं गोरे ट्रेनिंग करेंगे हमें तो। फॉरेनर कोच को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, या और भी एक दो जगह और कंट्रीज हैं, कोई यूरोप पहुंच जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमें ये सबसे पहले सॉल्व करनी है। हमारे पास अच्छे कोचेज हैं, हमारे पास बॉक्सिंग के ओलंपियंस हैं, हमारे पास बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन है, रेसलिंग के ओलंपियन है। आप ये सोचो हमारे पास किक बॉक्सर बहुत अच्छे, हमारे पास जूडो का है बहुत अच्छे। अब ये आपको इंडिया में मिल रहा है, पर आपको दिमाग बाहर लगा हुआ है कि हमें तो ये वाला सिखाएगा। बॉक्सिंग एक से सीखो, दूसरे से रेसलिंग सीखो, तीसरे को पकड़ो गुरु बनाओ। और हमारी इकोनॉमी के हिसाब से सबसे पहले ये मत सोचो मैं पढ़ा रहूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कुछ। आपको ट्रेनिंग की फीस का जुगाड़ करना है, चाहे पोछा मारो, चाहे बर्तन धो, चाहे कहीं खाना बनाओ, चाहे पकोड़े तलो। अपनी फीस क्या, अपनी न्यूट्रिशन का जुगाड़ खुद करना है। लोग ये सोचते हैं पढ़े रहेंगे मिल जाएगा, अरे नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रगलिंग लाइफ है, सबकी स्ट्रगलिंग लाइफ है। सारे एमएमए फाइटर काम करते हैं, चाहे इंटरनेशनली यूएफसी में देख लो, या तो वो जिम में ट्रेनर होंगे, या वो कहीं ना कहीं सुबह शाम नौकरी करेंगे, फिर वो ट्रेनिंग करेंगे, फिर वो खेलेंगे। हमारे यहाँ तो ये है, आराम की जिंदगी है। आपको लेबर 600-700 रुपए में लेबर मिलती है, सारा दिन बैठ के काम करेगा बंदा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर अपना जो लेजीनेस है ना, उसकी हाइप है बड़ी तगड़ी। तुम एथलीट हो, तुम्हारे घर पे पोछा लगाने वाला कोई आ रहा है, तुम्हारे झाड़ू कोई और कर रहा है, तुम्हारा बेड कोई आपकी मम्मी बना रही है, ठीक है। आपका खाना आप खुद नहीं बना पा रहे हो, आप फिर बोलते हो कि मैं एथलीट हूं, मैं बन जाऊंगा। अरे नहीं, सबसे पहले अपना बेड बनाना सीख, अपना घर साफ कर, अपने आसपास माहौल ठीक कर, दूसरा अपनी नौकरी ढूंढ, तीसरा अपना कोच ढूंढ, उसके बाद आगे अपना फिजियोथेरेपी, और ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। अगर 30 साल की उम्र वाला कोई लड़का स्टार्ट करना चाहता है, फाइटिंग की जर्नी कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। फाइटिंग कौन सी वाली करनी है ये तो बताओ। मतलब कराटे ही सीखना हो, कराटे टाइकोंडो सीखना सीखने हो? किस लिए, ऑब्जेक्टिव बहुत होते हैं। जब भी कोई ज्वाइन करना सोचता है तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ टू बी। आई थिंक ऑब्जेक्टिव मान लो हो गया सेल्फ डिफेंस एक, और खुद का फिटनेस। 100% आई विल से कर सकते हो आप, और कर भी लोगे आप, चाहे 50 साल के हो तब भी करो आप 60 साल के हो तब भी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज का जो है सेट वो चेंज हो जाएगा। बच्चों के लिए एक्सरसाइज कोई और है, 30 ईयर्स के लिए कोई और है, 60 ईयर्स के लिए कोई और है। बस ये ध्यान रखना, ऐसे किसी कोच के पास मत चले जाना वो जो इन तीनों एज ग्रुप्स को एक ही बना के चलाए। एक ही ग्रुप में डाल के। हाँ, तो बच्चा जो कर सकता है वो 60 साल का नहीं कर सकता, और जो आप कर सकते हो वो उन दोनों के बीच के जो है एक्सरसाइज वो कर सकते हो। बट एट दिस टाइम अगर आप 30 to 40s में हो, लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, so that you don't have problem in 60s. ट्रेनिंग के दौरान आप बिल्कुल, देयर आर एक्सरसाइज, देयर आर न्यूट्रिशन, एंड देखिए ये 30 और 40 है ना, बड़ा डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है, आप जब 18-19 साल के होते हो, आपके अंदर ना ये जो शराब, स्मोकिंग और ये सब चीजें, जितने भी और कुछ भी जितने भी और चीजें हैं, जब ड्रग भी बोल सकता हूँ मैं, ये सारी चीजें बंदे को ना आदत यहाँ से पड़ती है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अच्छा, अब जिसको नहीं लगी और जो थोड़ा बहुत है एवरेज पर्सन, वो क्या करता है जी, वो इनसे दूर रहता है, क्योंकि स्ट्रगलिंग लाइफ होती है कई लोगों की फैमिली से, यार मुझे तो कुछ बनना है, सो ही स्टेज अवे। जो बहुत ज्यादा जो होते हैं ना बिगड़े उगड़े थोड़े से, जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता, वो थोड़े बिगड़ जाते हैं। बट अब क्या होता है, ये ज्यादा नंबर ये हैं जो अपने आप को संभाल के फैमिली की स्ट्रगल के साथ कंधे कंधा मिला के
वो पहुंचते हैं 30 की साल की उम्र पे। अब वो जो उन्होंने 18, 19, 20 पे नहीं करा, वो 30 पे करना शुरू करते हैं। आओ यार एक ड्रिंक करके देखते हैं, आओ यार एक स्मोक करके देखते हैं। अब यहाँ दे स्टार्ट टू लिव देयर लाइफ बिकॉज दे हैव अर्न्ड देयर मनी आल्सो, दे आर अर्निंग मनी। अब वो जहां मर्जी लगाएं, जो मर्जी करें, घूमने फिरने जाएं। तो अब ये एज जो है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 30 के बाद जो आपने 20s में नहीं करके देखा, वो फिर शुरू होना शुरू हो जाता है। सारे अपने मन से पूरे सब आपके मार्कर अनहेल्दी, शुगर, बीपी सब यहीं से शुरू होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, आप जब 40 पे पहुंचते हो, नाउ वट एवर यू हैव डन विल डिसाइड योर रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो यहां पर संभलना है अपने को। एक फिटनेस का कोई भी चीज लेनी है, आप 30 टू 40, 45 तक आप कुछ भी चीज अडेप्ट कर लीजिए। अच्छी चीज कोई अडेप्ट करिए, एक अच्छी आदत। मैं ये नहीं बोलता हूँ एंजॉय मत करो भाई, ड्रिंक करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। ऑल्सो योर फिटनेस, रोज सुबह रनिंग कर लो, थोड़ा एक गेम खेल लो, ये बहुत जरूरी है। एंड देन यू विल सी डाउन द लाइन व्हेन यू आर लाइक 50, 60, you'll see all your friends around and you will recognize yourself। मैं तो अभी से देखने लग जाता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ कभी कभी, तो मुझे अच्छा लगता है, पर उनको इन्फीरियर सा लगने लगता है कभी कभी। एंड आई कैन फील दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको पकड़ूं और इनको भगाऊं, इनको साथ में, चल सालो निकलो, चलो निकलो घर से, जिम कराऊं। पर अब नाउ द लाइफ से सेपरेटेड। मैं अब पहले दिल्ली में था, अब गुड़गांव चला आया। I can't drag everyone now, but of course I can inspire and I keep inspiring like that। तो 30 साल, 60 साल, 15 साल, 10 साल फाउंडेशन दो अपने बच्चों को। अगर आप छोटे बच्चे हैं, फाउंडेशन दे दो, लाइफ में किसी गलत चीज में नहीं पड़ेंगे। फाउंडेशन नहीं दी ना आपने स्पोर्ट्स की, आप 18 साल के बाद ये सोच लेना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यही एक ऐसा टाइम है जहां आपको संभालना है। एज अ पेरेंट आप संभाल तो लोगे, पर एज वन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, वो स्पोर्ट उसको संभालेगा, वो स्पोर्ट उसको डायरेक्शन देगा, वो मार्शल आर्ट अगर सिखाया वो उसको डायरेक्शन देगा। इन केस ऑफ एनी एडिक्शन, गिव अप नहीं करना बेटा। देयर वुड बी थिंग्स, देयर विल बी एडिक्टेड, एडिक्शन आएगी, बट आई विल फाइट, I will fight। There would be people forcing you to drink, there will be people forcing you to, your friends forcing you to smoke। Your life discipline will teach you that sports, you are parent, आपने उसको जोड़ दिया स्पोर्ट्स से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब ये पेरेंट अच्छा पेरेंट है, उसने अपने बच्चे को बोला कि लाइफ में तुझे ये स्पोर्ट करना है, एंड दैट इज योर डिसिप्लिन ऑफ द चाइल्ड। वो कभी नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ भी गया तो वो फाइट बैक करेगा, कुछ भी हुआ वो अपने आप को बचाएगा। पर अब 30 इयर्स पे जब कर लेते हैं, तो मैं बोला ना, थोड़ा सा अपने मन से करता है आदमी। पहले फ्रेंड से करता है, फिर अपने मन से करता है। अब अपने मन से करता है क्योंकि वांट टू लिव दैट लाइफ, थोड़ा सा मुझे भी लग्जरी, मजा आना चाहिए, 2-4 पैग लगाऊं, तो होता है सबके साथ। तो व्हेन यू डू दिस, इट्स फाइन, गेट समथिंग। अभी आज तक स्पोर्ट्स नहीं करा, आप डॉक्टर थे, पढ़ते रहे, माँ बाप ने पढ़ा दिया। हमारे तो मुझे नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में ऐसे रहता है ज्यादा लोग, मैंने जो देखा है, जो माता पिता डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा। उसको पकड़ के, इसको टॉर्चर कर करके उसको डॉक्टर बनाएंगे, तू बन साला। अब वो डॉक्टर बन गया, अब पूरी लाइफ में पढ़ाई लिखाई करी, अब 30-40 पे रिलैक्स करता है, देन स्टार्ट इज फर्स्ट ड्रिंक। बट नाउ स्पोर्ट्स, कोई एडवेंचर एक्टिविटी, कोई चीज ला ले जो रोज 1 घंटा करनी है, दैट विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ यू विल बी सो हैप्पी बिकॉज यू आर फिट। वेरी वेल सेड। लोग आपके काम को कैसे फॉलो करें? देखिए, मेरे काम को फॉलो करना बड़ा स्ट्रगल है। सबसे पहले तो घर से गालियां पड़ी थी जब मैंने शुरू करा था कराटे, क्योंकि उस टाइम कराटे शुरू करना है तो भाई साहब समझ लो, आप पूरी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, आप अपने आप को बताते रह जाओगे मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ। आज भी है, पर वो आज स्ट्रगल कम है। मेरे लिए टाइम तो ऐसा था, पूरी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। पूरी दुनिया का मतलब जितनी फैमिली और जितने सारे रिश्तेदार, जितने भाई बहन, जो भी सब साला ये बोलते थे, अरे यार ये बेकार आदमी है। अब मैं बेकार आदमी, तो मैंने कहा मैं खुश हूँ बेकार ही, ठीक हूँ। पर मैं अब सोच छोड़ दिया था कि मैंने कहा फैमिली से नहीं लड़ना, किसी से नहीं लड़ना, जो बोलेंगे वैसा करना है। मुझे बोलते थे तेरा कराटे की फीस जब दी जाएगी जब तू पढ़ाई में पास होएगा। मैंने कहा पास हो जाऊंगा। बोले तो ट्यूशन जा। मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में कराटे है। फिर बोले तू ये कर। मैंने बोले मेरे दिमाग में कराटे है। फिर बोला कराटे छोड़ दे, 10वीं आ गई। मैंने कराटे छोड़ दिए, 10वीं आ गई। पर पता नहीं चला कि 10वीं आ गई, कराटे तो छोड़ दिए। कराटे की क्लास तो 2.5 घंटे थी, मैंने प्रैक्टिस 4 घंटे करनी शुरू कर दी। मेरे पेरेंट्स को घर में समझ में आ गया था कि भाई
ये तो यही है, दिमाग इसका यही है। पर उन्होंने सोचा यार नहीं यार पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस पॉडकास्ट की उससे माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई सच में ज़रूरी है। कोई भी अगर यूएफसी या कहीं तुम जीत गए, बेल्ट ले लिया, माइक दे दिया, अब क्या करोगे? ट्रांसलेटर बुलाना पड़ेगा, "आ बेटा बोल।" पर वो आपके वर्ड्स नहीं होंगे। आपको एक्सप्रेस करोगे तभी आपकी अगली फाइट भी मिलेगी। तो इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई ज़रूरी है। मैंने आज पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद जितनी स्ट्रगल करी, वो स्ट्रगल जो थी ना, एक दिन मेरे को नौकरी भी लेनी पड़ी। नौकरी करी मैंने और 10,000 की नौकरी करी, 5,000 की नौकरी भी करी। कभी-कभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो नहीं करनी करनी चाहिए थी शायद, मतलब अन मतलब करनी नहीं चाहिए थी तो नहीं, मुझे बोलता हूँ, मुझे लगता है कि वो करी तो मैं यहाँ आया। ये स्ट्रगल रहेगी हमेशा, हर मार्शल आर्टिस्ट के साथ रहेगी स्ट्रगल, हर स्पोर्ट्स पर्सन के साथ रहेगी। अगर आपके पेरेंट्स आज उस लेवल पे सोचते हैं तो बहुत अच्छा है। पर हमारे टाइम तो क्या, किसी एक बंदे को भी पूछ लो ना अपनी तरफ आ जाए कि यार मेरे फेवर में बोल दे, नहीं बोलेगा। बोलेगा अरे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, हो जाओगे खराब। तो ये होता था। अब आज ये उल्टा हो गया। पर आज भी उल्टा नहीं है। अभी आप देखना कई काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं कि अरे भैया नहीं करना स्पोर्ट्स, इससे कुछ नहीं रखा। और सच में सैड रियलिटी है इंडिया की। सच में जब कोई प्लेयर बनने की कोशिश करता है ना, क्या-क्या उसको झेलना पड़ता है। सबसे पहले पैसा तो मैंने बताया ही। दूसरा मैंने आपको बताया, और फैमिली से लड़ना पड़ता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जो मैंने अभी इसमें डिस्कस नहीं करी है, वो है फेडरेशन की पॉलिटिक्स। आप चैंपियन बन के तो दिखाओ। एक स्टेट का चैंपियन, उसको रोकने वाले 4, नेशनल में चैंपियन, रोकने वाले 10। क्योंकि इसको रोकेंगे तो मेरा बच्चा जाएगा, इसको रोकेंगे या इसको ऐसे पंगा लेंगे तो मेरा जाएगा। रेफरी से लेके जज से लेके या कहीं भी आप बोलो, फेडरेशन के ऑफिशियल भी, सबकी बात नहीं करता हूँ, कई बड़े क्लीन हैं, बहुत अच्छे हैं। पर कई लोग ऐसे ऐसे उल्टे आदमी है ना, ये सोचते हैं कि ये अगर मेरा बच्चा अगर स्टेट जीत जाता तो इसको नौकरी मिल जाती, पर इसका कैसे मेडल खाऊं, इसको कैसे डिस्क्वालीफाई करूं, इसको कैसे ये बोल दूं कि भैया तेरे 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 को मैं तेरे बिहेवियर की वजह से हमने तेरे को आउट कर दिया। अरे कैसा बिहेवियर भाई, मैं प्लेयर हूँ, आप मेरी स्किल के पे मेरे को मेडल के लिए आगे पुश करो, मैं नेशनल में जीत के लाऊंगा। नहीं, आपने मेरे से बकवास करा इसलिए अरे क्या बकवास करा, क्या बोला, सही बोला। अब आपने फेडरेशन के खिलाफ बोल दिया, आपको खेलने नहीं देंगे, आपको बैन कर देंगे। सरकार के खिलाफ अगर आप बोलते हो तो आप देश में तो रहते हो, उसी में ही, देश तो नहीं निकाल दिया जाता। अगर आप फेडरेशन के लिए प्रोटेस्ट कर देते हो, आपको उठा के बाहर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है भाई बाहर? मेरा राइट है खेलने का, और मेरा राइट ये भी है कि मैं फेडरेशन के खिलाफ बोलूं, फेडरेशन के लिए बोलूं। और फेडरेशन को जो बोलता है, चल बेटा इसको रेफरी जज का घेरा बनाओ, इसको निकालो बाहर। रेफरी जज क्या घेरा मतलब समझते हो आप? प्लान करके उसको हरा देना कि ये तो हराओ, इसको हराओ, ये बकवास ज्यादा करता है, इसका गरूर तोड़ो पहले, कि फेडरेशन पहले है, प्लेयर बाद में है। तो ये गरूर तोड़ने का आजकल जो है ना, बहुत सारी फेडरेशनों ने बना रखा है अपना सिस्टम, कि ये गरूर इस तरीके से अच्छे प्लेयर का गरूर नहीं तोड़ा जाता, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ा जाता है ताकि वो बोले नहीं। फिर बाद में वो अगले साल भक्त बन के हाथ जोड़ के आता है, मेरे को ले लो। अब वो हाथ जब जुड़ते हैं ना, तो फेडरेशन बंदे ऑफिशियल्स खुश हो जाते हैं, अरे देखा झुका दिया, ईगो मसाज हो जाता है। ईगो मसाज। अब मैं यूं सोचता हूं, मैंने कहा यार ये 4 ऑफिशियल जो करप्ट है, इनकी पिटाई कर दे पकड़ के, और इनको बोले तुम्हारे से 100 गुना अच्छा और ऊपर तुम्हारे से ये प्लेयर था जिसको तुमने हाथ जुड़वा के सामने बिठाया, जिसको आपने अपना चमचा बनाया, वो भारत का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता था, आपने उसकी आज ये बेइज्जती करी। और ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे, एक नहीं है। बोलते नहीं, सामने नहीं आते, क्योंकि वो दब गए फेडरेशन के सामने हाथ जोड़ के। अभी रिसेंटली कई केसेस हुए हैं और न्यूज़ में भी आए, आई सपोर्टेड देम, बट कुछ नहीं हुआ उनका, वो रह गए वहीं पे ही। इसीलिए बोलता हूँ कि भाई अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो पॉलिटिक्स के लिए रेडी हो जाना, जहाँ झुकना पड़े वहाँ झुकाने के लिए बोलेंगे, झुको या नहीं झुको, या बन जाओ ओलंपिक चैंपियन फिर सबको झुका दो। 2 चॉइसेस हैं, झुक झुक के कभी उठना नहीं सीख पाओगे। लड़ लो फेडरेशन से, बढ़ो आगे। और जरूरी नहीं है कि आपने फेडरेशन के ऊपर बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि ना भी करा हो। आपके राइट के लिए लड़ो, आप आपका जो राइट है उसके लिए लड़ो। आपको ये नहीं लेना कि फेडरेशन खराब होती है, कभी दिमाग में ये भी मतलब लेके रखो। आप काम करो जहां आपकी चीज गड़बड़ लगती है,
आप उसके लिए आवाज़ उठाओ, ताकि जो वर्किंग है और दूसरे खिलाड़ियों का पाथ है वो क्लियर हो। दैट्स इट। बहुत-बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। थिंक आपका लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। मेरे लिए तो टेक अवे ये था कि नेवर गिव अप वॉरियर माइंडसेट, और एंड में जो आपने बोला, थिंक बहुत लोनली जर्नी रहता है एक फाइटर का। पॉलिटिक्स लड़ो, फाइनेंशियली लड़ो, हर चीज़ से लड़ो, बट नेवर गिव अप जो मैसेज है वही इम्पोर्टेंट है। That's the essence of life. हम्म, You're breathing, you're still winning till you die. It's like you give up, that's it, finish. Thank you for inviting me, and I hope people will get inspiration and know what your mindset is. All the best for your थैंक यू सो मच, एंड yes. माई प्लेजर होस्टिंग यू। Thank you.